जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के अंतर्गत मनरेगा टॉपिक से संबंधित कुछ 100 MCQ क्वेश्चंस आपको हम लोग इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में जितना भी आपका एग्जाम आयोजित होने वाला है उसके दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। खास करके जितने भी अभ्यर्थी एडीओ की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए यह मनरेगा टॉपिक के संबंध में रामबाण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि मनरेगा से जितना भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जितना भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, सभी हमने इस वीडियो में कवर किया है। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएँ तो वह आपको समय के साथ में देखने को मिलता रहे। क्वेश्चन है आपका, मनरेगा का पूर्ण रूप है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कीजिएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है मनरेगा के संबंध में, ये जो है जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनरेगा को संसद से कब पारित किया गया। ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त 2005 को मनरेगा को संसद से पारित किया गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 2-3 डेट है जिसे आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। पहला तो है कि संसद से कब पारित किया गया, तो 23 अगस्त 2005 को। दूसरा सवाल यहां पे बनता है कि मनरेगा का अधिसूचना कब जारी किया गया, ठीक है। तो अधिसूचना जारी किया गया इसका 7 सितंबर 2005 को, ठीक है। 7 सितंबर 2005 को जो है इसका अधिसूचना जारी किया गया। और इसको लागू कब से किया गया, मतलब प्रारंभ कब से किया गया भारत में, तो इसको 3 चरणों में जो है भारत में इसको प्रारंभ किया गया। सबसे पहला चरण जब हुआ स्टार्ट, वह था डेट 2 फरवरी 2006। इस तिथि से जो है पहले चरण से इसका शुरुआत किया गया मनरेगा का, और इसको भारत के 200 जिलों में जो है प्रारंभ किया गया था पहले चरण में, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि 2 फरवरी 2006 को मनरेगा को जो है भारत में प्रारंभ किया गया था, इसलिए 2 फरवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष मनरेगा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। जनरली ये जो मनरेगा है इसको पहले हम लोग नरेगा के नाम से जानते थे। कौन से नाम से, तो नरेगा के नाम से जानते थे। इसमें जो पहले में MA लगा है, मतलब कि महात्मा गांधी, इसको जो है कब ऐड किया गया, तो नरेगा से इसका नाम परिवर्तित करके 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो उसमें यदि महात्मा गांधी को यदि हम लोग निकाल देते हैं तो जो बचेगा वो जो है नरेगा का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका पहला जो नाम था, क्या था पूर्व नाम इसका, तो नरेगा था। बाद में 2 अक्टूबर 2009 के बाद इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मनरेगा को राज्यसभा में कब पारित किया गया था। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 अगस्त 2005 को। अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन में कि संसद में कब पारित किया गया था, वो जनरली संसद नहीं है, वो लोकसभा होगा, ठीक है। तो लोकसभा में आपका जो मनरेगा का विधेयक है उसको कब पारित किया गया, तो मनरेगा का जो विधेयक है उसको लोकसभा में पहले 23 अगस्त को पारित किया गया, 23 अगस्त 2005 को। फिर उसके पश्चात उसको राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो राज्यसभा में इसे 25 अगस्त 2005 को जो है पारित किया गया, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसको जो है राष्ट्रपति जी से स्वीकृति कब मिला, तो राष्ट्रपति जी का इसमें हस्ताक्षर कब किया गया, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा 5 सितंबर 2005 को जो है राष्ट्रपति जी ने इसमें क्या किया था, अपना हस्ताक्षर किया था। और इसका जो है अधिसूचना हम लोग देख चुके हैं, कब जारी किया गया था इसका अधिसूचना, तो अधिसूचना इसका जारी किया गया था 7 सितंबर 2005 को। अब अधिसूचना मतलब कि राजपत्र में प्रकाशित कब किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिसूचना। तो इसका अधिसूचना जो है 7 सितंबर 2005 को क्या किया गया था, यहाँ पे जारी किया गया था। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे अलग अलग डेट दिया गया है, सभी किसी न किसी से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, लोकसभा में 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया, फिर राज्यसभा में जो है 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया। उसके बाद 5 सितंबर 2005 को जब हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, इस तिथि को जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किया गया। फिर 7 सितंबर 2005 को जो है अधिसूचना जारी किया गया था, ठीक है। तो इतना आपको इसके संबंध में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
मनरेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, जनरली आप लोग यहां पे देखेंगे तो हम लोग उल्टे तरीके से याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। लास्ट हमारा जो पंचवर्षीय योजना था वह था 12वें क्रम का, जो कि आप लोगों का चला था 12वां क्रम का जो था वो 2012 से लेकर के 17 तक। वहीं यदि हम लोग 11वां देखें, 11वां क्रम का जो पंचवर्षीय योजना है वह चला था 2007 से लेकर के 2012 तक। वहीं यदि 10वां हम लोग देखें पंचवर्षीय योजना तो ये आप लोगों का 2002 से लेकर के 2007 तक चला था। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मनरेगा है इसको 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ किया गया था भारत के 200 जिलों में, ठीक है, पहले स्टेज में। और ये जो डेट है आप लोगों का 2 फरवरी 2006 वो इनके कहीं बीच में लाई कर रहा है, मतलब 2002 से लेकर के 7 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब कि 10वें पंचवर्षीय योजना में आपका क्या किया गया था, जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था 10वां, उसमें आपका मनरेगा को क्या किया गया था, यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ, मनरेगा का प्रारंभ भारत के कौन से जिले से किया गया था? तो मनरेगा का प्रारंभ जो है भारत में कौन से जिले से प्रारंभ किया गया था और छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से प्रारंभ किया गया था, ये दोनों जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जब भारत पूछा जाए तो भारत का जो है आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसके अनंतपुरम जिला जो है यहाँ से आपका क्या किया गया था, मनरेगा का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारत लेवल पर यदि पूछा जाए तो भारत लेवल पे क्या पूछेगा, जिला पूछेगा, कौन सा जिला था, या फिर राज्य पूछेगा, कौन से जिले में इसको क्या किया गया था, सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो राज्य जब पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, जिला जब पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का कौन सा, तो अनंतपुरम। ठीक है, अनंतपुरम, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मनरेगा की शुरुआत कौन से जिले से की गई थी? तो यहाँ पे आ गया ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में। तो आप लोग जान रहे हैं कि पहले चरण में छत्तीसगढ़ में जो है 11 जिले हैं, इनमें क्या किया गया था, इसको प्रारंभ किया गया था। इसमें जो है आप लोगों का बस्तर संभाग से आता है बस्तर, दंतेवाड़ा और कौन सा, कांकेर। वहीं यदि हम लोग देखें रायपुर संभाग से तो धमतरी, दुर्ग संभाग से आता है आपका राजनांदगांव और कबीरधाम। वहीं सरगुजा संभाग से आपका आता है कोरिया, सरगुजा और जसपुर। लेकिन इसका प्रारंभ जो है छत्तीसगढ़ में कौन से जिले से किया गया था, तो राजनांदगांव जिला जो है, जो दुर्ग संभाग का राजनांदगांव जिला है, यहां से इसको क्या किया गया था, मनरेगा को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया था। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र से। ठीक है, डोंगरगढ़ क्षेत्र से इसको क्या किया गया था, आपका प्रारंभ किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सामग्रियों का वित्त पोषण में केंद्र और राज्य का अंशदान क्रमशः होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का अलग अलग जो है चीज का वित्त पोषण अलग अलग होता है। सबसे पहले तो केंद्र और राज्य का अंशदान क्रमशः बोला है, तो पहले जो दिया रहेगा यहाँ पे अनुपात के लेफ्ट साइड में, ये आपका केंद्र का रहेगा, आपको समझना है, और जो राइट साइड में है वह राज्य का रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मनरेगा के तहत सामग्रियों का वित्त पोषण, तो सामग्री जब पूछा जाए, सामग्रियों का वित्त पोषण, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 75-25। मतलब कि यदि 100 रुपया खर्च होता है तो 75 रुपया केंद्र सरकार देगा और 25 रुपया आपका जो है राज्य सरकार देता है। ठीक है, तो इसको आपको समझ करके चलना है। सामग्रियों का जो वित्त पोषण है, कोई सामग्री यदि खरीदना पड़ रहा है, जैसे मनरेगा में कार्य करने के लिए मान के चलिए तालाब खोदना है, तो तालाब खोदने के लिए फावड़ा का आवश्यकता होगा। तो फावड़ा खरीदने के लिए, मतलब फावड़ा क्या है, सामग्री है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो फावड़ा मान के चलिए 100 रुपए में आ रहा है, तो इसमें जो है 75 रुपया कौन देगा, केंद्र सरकार देगा, और 25 रुपया कौन देगा, राज्य सरकार। तो सामग्रियों का वित्त पोषण आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यदि पूछता है यहाँ पे, जो कि अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत प्रशासनिक व्यय में केंद्र और राज्य का अंशदान क्रमशः होता है। यहां पे आप लोगों का प्रशासनिक व्यय, तो प्रशासनिक व्यय से आपको क्या समझ में आता है, जैसे मनरेगा आपका चल रहा है, ठीक है, तो मनरेगा को कोई भी कार्य चल रहा है, जैसे यहां पे तालाब खुदवाया जा रहा है, तो यहां पे किसी प्रशासनिक अधिकारी को क्या किया जाएगा, देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए भेजा जाएगा। तो जो प्रशासनिक अधिकारी है, इसको भी तो इसका वेतन दिया जाएगा ना जी, जो मनरेगा के कार्य में लगा हुआ है, जो प्रशासनिक अधिकारी, इसको इसका वेतन दिया जाएगा। तो इसका वेतन भी तो एक तरह का खर्च है, तो ये प्रशासनिक व्यय हो गया आप लोगों का। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्च लगेगा उसमें केंद्र और राज्य का अंशदान कितना रहता है, ध्यान रखिएगा, 6:94। मतलब यदि 100 रुपया खर्च होगा तो 6 रुपया उसमें केंद्र सरकार देगा और 94 रुपया कौन देता है, तो राज्य सरकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको जो है नोट करके चलना है कि
प्रशासनिक व्यय में केंद्र मात्र 6% का यहाँ पे क्या करता है, अंशदान करता है, और 94% जो है इसमें राज्य सरकार का अंशदान होता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ठीक है। और वहीं यदि मान के चलिए यदि आपको पूछा जाता है जो बेरोजगारी भत्ता रहता है, बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जाएगा, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है प्लस आपका जो मातृत्व भत्ता दिया जाता है, मातृत्व अवकाश भत्ता, मतलब जो महिलाएं मातृत्व अवकाश के लिए जाती हैं उनको 1 महीने का जो है भत्ता यहाँ पे दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसमें जो है पूरा का पूरा किसको दिया जाएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। और इसमें जो है केंद्र सरकार कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, मतलब केंद्र सरकार का इसमें अंशदान कितना रहता है, 0, और राज्य सरकार का इसमें कितना रहता है अंशदान, तो 100%। तो बेरोजगारी भत्ता और मातृत्व जो भत्ता रहता है, मातृत्व अवकाश भत्ता, उसमें केंद्र और राज्य का अंशदान यदि पूछे तो केंद्र का 0 और राज्य का 100, इसको आपको ध्यान में रखना है। वहीं यदि मजदूरी को पूछे, मजदूरी, तो मजदूरी जब भी पूछेगा तो आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो केंद्र सरकार का 100 दिवस वाला है उसी को आपको सामान्य तौर पर लेकर के चलना है। केंद्र सरकार जो 100 दिन का आपका क्या करता है, यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराता है, उसी को आपको ध्यान में लेकर के चलना है, जिसका 100 दिन का पूरा जो है यहाँ पे राशि किसके द्वारा दिया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें राज्य सरकार का कोई भी खर्च नहीं होता, ठीक है। यदि 100 दिन किसी राज्य में लागू है तो वहां पे जितना भी खर्च होगा मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में, मजदूरी देने में, उसमें पूरा का पूरा जो खर्च है वो कौन देगा, जो वेतन है उसको केंद्र सरकार देगा, राज्य उसमें 0। तो जब मजदूरी के संबंध में पूछा जाए आपको यहाँ पे केंद्र और राज्य का अंशदान, तो उसमें केंद्र का 100% होगा और राज्य का 0%, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में लेकर के चलना है। यहां पे हम लोग देख लिए प्रशासनिक व्यय क्या हो जाएगा, 6:94, ठीक है। मनरेगा का पूर्व नाम क्या था, तो ऑप्शन आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभी हमने इसको डिस्कस किया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी जो है बेसिक लेवल से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में आपको जो है इसमें जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी देखने को मिलेगा इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे आप लोग देखिएगा, यहां मनरेगा 2005 की अधिसूचना जारी की गई थी। तो अभी हमने इसको देखा था कि अधिसूचना कब जारी किया गया, तो अधिसूचना जो है 7 सितंबर 2005 को जो है जारी किया गया था। और संसद से कब पारित हुआ यह, तो 23 अगस्त 2005 को जो है यह संसद से पारित हुआ, और 7 सितंबर 2005 को जो है इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 सितंबर 2005। अगला क्वेश्चन है आपका, मनरेगा 2005 को कब प्रारंभ किया गया था। तो देखिए यहां पे 2 तरीके से क्वेश्चन यहां पे फ्रेम हो सकता है। एक तो जो यहां पे दिया गया है मनरेगा 2005 को कब प्रारंभ किया गया था, दूसरा क्वेश्चन मनरेगा 2005 को समस्त भारत में कब लागू किया गया। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो समस्त भारत में या फिर संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया, तो उसका अलग आंसर होगा, और इसको जो है कब प्रारंभ किया गया भारत में, तो उसमें क्या हो जाएगा, आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मनरेगा 2005 को कब प्रारंभ किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा इसको, आंसर होगा 2 फरवरी 2006 को। अभी हमने देखा कि पहले चरण में जो है 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में मनरेगा का क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे। कौन कौन से 11 जिले हैं आगे हम लोग देखेंगे। अभी आपको याद रखना है कि पहले चरण में 200 जिलों में मनरेगा को प्रारंभ किया गया था 2 फरवरी 2006 को। उसके पश्चात 1 अप्रैल 2007 को जो है दूसरा चरण में जो सेकंड इसका फेज आया, उसमें क्या हुआ था, 113 जिलों में इसको क्या किया गया था, विस्तार किया गया था। सेकंड फेज में अलग से 113 जो जिले थे उसमें इसका विस्तार किया गया था भारत में, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल थे। अगला आपका यहां पे देख पा रहे हैं 1 अप्रैल 2008, तो इस डेट को जो है जो मनरेगा है उसको संपूर्ण भारत में, मतलब कि भारत में जितने भी जिले हैं जो इसके अंतर्गत एलिजिबल हैं वहां पे जो है इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। मतलब संपूर्ण भारत में लागू कब से हुआ है यह, तो 1 अप्रैल 2008 से, और 1 अप्रैल 2007 को जो है सेकेंड फेज में 113 जिलों में जो है इसका विस्तार किया गया, और पहला जो फेज था उसमें 200 जिलों में इसको क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया था। इतना ध्यान में रहिएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां
मनरेगा 2005 के संबंध में सत्य कथन है। अब यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं क्या दिया गया है, 2 फरवरी 2006 को इसे देश के 200 जिलों में प्रारंभ किया गया था। अभी हमने इसको डिस्कस किया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में प्रारंभ किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में जो है इसे 11 जिलों में क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था पहले फेज में, मतलब कि 2 फरवरी 2006 को। अगला आप लोग देख पा रहे हैं 1 अप्रैल 2007 को इसे देश के 113 जिलों में प्रारंभ किया गया था, तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं सभी सत्य हैं, तो मनरेगा के संबंध में इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये जितना भी डाटा है इसको आपको याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, मनरेगा 2005 के संबंध में असत्य कथन है। अब असत्य कथन आपको बताना है, मतलब कि गलत कौन सा है वो बताना है। पहला दिया गया है 1 अप्रैल 2007 को इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 अप्रैल 2007, मतलब कि सेकेंड फेज। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था, सेकेंड फेज में पूरे भारत में 113 जिलों में क्या किया गया था, इसको विस्तार किया गया था, जिसमें 4 जिले जो है छत्तीसगढ़ से शामिल थे। कहीं कहीं आपको ये जो 113 है ये 130 देखने को भी मिलेगा। यहाँ पे अंतर क्या है वो मैं आपको समझा दूं कि 1 अप्रैल 2007 को जो है जब इसका सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया तो उसमें जो है 113 जिले शामिल थे। तो ये डेट कब था, तो 1 अप्रैल 2007। फिर मई के माह में 2007 में ही, मई में ही 2007 में इसको जो है फिर से इसमें 17 जिलों में इसको और विस्तार किया गया, मतलब अलग से और 17 जिले इसमें क्या किए गए, ऐड किए गए सेकेंड फेज में। इसलिए जो है क्या हो जाता है, 2007 से 8 में जब पूछा जाता है तो 2007 ऐसे करके आपको पूछा जाएगा, 2007 से 8 इस वर्ष में जो है कितने जिलों में मनरेगा का विस्तार किया गया, तो उसका आंसर क्या होगा, 130। लेकिन यदि स्पेसिफिक आपको पूछा गया है 1 अप्रैल 2007 को इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के या फिर भारत के कितने जिलों में शामिल किया गया, तो भारत के 113 जिले और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में इसका क्या किया गया था, विस्तार किया गया था। ठीक है, जब 1 अप्रैल 2007 का डेट आए तब, और जब ऐसा करके पूछा जाता है 2007-8 तो इसमें आपको ध्यान रखना है 130 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको यहां पे समझ में आना चाहिए। पहला कथन सही है इसमें। दूसरा कथन देखेंगे, 1 अप्रैल 2008 को इसे समस्त देश में लागू कर दिया गया, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस किए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो 1, 2, 3 तीनों सही कथन है, लेकिन यहां पे पूछा है असत्य कथन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इतना जितना भी डाटा है ये आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मनरेगा 2005 में छत्तीसगढ़ से प्रथम चरण में शामिल जिले नहीं हैं। अब देखिए अंडरलाइन कीजिएगा, यहां पे नहीं है। सबसे पहले तो जब 2006 में जब इसको क्या किया गया था, प्रथम चरण में प्रारंभ किया गया था 2 फरवरी को, तो इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ में 18 जिले थे। ठीक है, तो 18 जिले थे, उसके संबंध में यदि हम लोग देखें तो 11 जिलों में जो है, 18 जिलों में से 11 जिलों में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था 2006 में। वो कौन कौन से जिले थे, तो हम लोग यदि संभाग में बांट लेते हैं, जिला तो उस समय अलग अलग था, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, संभाग में जनरली इसको बांट लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, सबसे पहले ये आपका होगा ऊपर वाला सरगुजा संभाग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया बिलासपुर संभाग, ये सरगुजा, ये बिलासपुर। अब फिर यहाँ से आपका देखने को मिलेगा आपको ये बीच से ये दुर्ग संभाग, और ये वाला आपका रायपुर, और ये बस्तर। तो बस्तर के जो है 3 जिले इसमें शामिल थे प्रथम चरण में। कौन कौन सा जिला था, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर, मतलब ये कांकेर, ये बस्तर और आपका दंतेवाड़ा, ये तीनों जिले जो है इस समय शामिल थे पहले चरण में। पहले चरण में ही जो है, यदि आप लोग रायपुर संभाग में देखेंगे तो रायपुर संभाग में आपका ये जो धमतरी है, धमतरी जिला, ये शामिल था, और दुर्ग संभाग में राजनांदगांव और कबीरधाम। ठीक है, राजनांदगांव और कबीरधाम। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, संभाग वाइज आपको याद करना है, ये तीनों आपके कौन से हैं, बस्तर संभाग के हैं। ये तीनों आपके, इसमें से जो है एक ये धमतरी आपका रायपुर संभाग का है, और ये जो दोनों है राजनांदगांव और कबीरधाम, ये दुर्ग संभाग के हैं। तो देखिए 3 संभाग हम लोग कवर कर लिए। अब जो बिलासपुर संभाग है उसमें कौन कौन सा जिला शामिल था, तो एक तो था बिलासपुर जिला और एक था रायगढ़ जिला शामिल। और उसके बाद आपका यहाँ पे सरगुजा संभाग है, इसमें कोरिया जिला शामिल था, सरगुजा जिला और जसपुर जिला। तो ये 3 जिले इसमें शामिल थे। तो देखिए कौन कौन सा जिला भी शामिल हो गया। तो हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दंतेवाड़ा, बस्तर और कांकेर, मतलब ये तो शामिल था, और यहाँ पे पूछा गया शामिल नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा आप लोग देख पा रहे हैं धमतरी, राजनांदगांव, कबीरधाम, तो ये धमतरी, ये राजनांदगांव, ये कबीरधाम, तो ये भी शामिल है। तीसरा आप लोग देख पा रहे हैं बिलासपुर, रायगढ़,
कोरिया, सरगुजा और जसपुर, तो ये भी इसमें शामिल था। अब इसमें शामिल नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोरबा ये जो है प्रथम चरण में शामिल नहीं थे। ठीक है, ये जो है सेकेंड फेज में जब इसको विस्तार किया गया था मनरेगा का छत्तीसगढ़ में, तो जो 4 जिले शामिल थे वो कौन कौन से थे, रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोरबा, तो ये सेकेंड फेज का आपका आंसर हो जाएगा। अभी इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये शामिल नहीं था। चलिए अगला देखेंगे। वैसे ही अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मनरेगा 2005 में छत्तीसगढ़ से द्वितीय चरण में शामिल जिले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि द्वितीय चरण में जो है 4 जिलों को शामिल किया गया था। कब किया गया, तो आप लोग इसको डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2007 को। इस दिन जो है द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ में 4 जिलों में इसका विस्तार किया गया। कौन कौन से 4 जिले हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। पहला तो है आपका रायपुर संभाग में रायपुर, दूसरा है रायपुर संभाग में ही आपका महासमुंद, तीसरा आपको याद रखना है बिलासपुर संभाग में जांजगीर चांपा, चौथा आपको याद रखना है बिलासपुर संभाग में कोरबा। तो दूसरे फेज में 4 जिलों में इसको क्या किया गया था, विस्तार किया गया, रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोरबा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मनरेगा 2005 में छत्तीसगढ़ से द्वितीय चरण में शामिल जिले कौन कौन से हैं, रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोरबा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के खाली स्थान को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रत्येक परिवार को जो है मनरेगा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। अब यहां पे आपको समझना क्या है कि यहां पे जो है ये जो 100 दिवस है ये किसी एक व्यक्ति को जो है नहीं दिया जाता मनरेगा के तहत। मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि एक परिवार है, ठीक है, इस परिवार में जो है 5 लोग रहते हैं और इसमें जो है 4 लोग क्या हैं, ये जो बड़े बड़े हैं ये 4 लोग क्या हैं, एलिजिबल हैं, मतलब कि वयस्क हैं, 18+ इनका हो गया है एज। तो इनका जो है जॉब कार्ड बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत में क्या बनाया जाता है, जॉब कार्ड, और इसी जॉब कार्ड के तहत जो है इनको क्या किया जाएगा, मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 100 दिवस का रोजगार है वह किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए। इस जॉब कार्ड में इन चारों का नाम है, तो इन चारों को जो है बांट करके, ये 100 दिवस जो है इन चारों को बांट करके यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब इन चारों को मिला करके यहाँ पे 100 दिन का यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा, ना कि किसी एक व्यक्ति को। ठीक है, अब ये तो हो गया 100 दिवस वाला, आप लोग समझ गए होंगे इसको कि किसी भी परिवार में 4 लोग हैं मान के चलिए जिनका जॉब कार्ड में नाम है, तो उसमें सभी को मिला करके जो है यहाँ पे 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब कितने दिनों में दिया जाएगा, तो आप लोग यहां पे ध्यान में रखिएगा, ये वित्तीय वर्ष दिया गया है। अब आपको जो है इसको जनवरी से दिसंबर वाला नहीं समझना है। वित्तीय वर्ष मतलब आपका होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है भारत में और 31 मार्च को आपका क्या होता है, यह समाप्त होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में सरकार आपको क्या करेगा, 100 दिवस का यहां पे रोजगार उपलब्ध कराएगा प्रत्येक परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, और इसको आपको ध्यान में रखना है, ग्रामीण क्षेत्र को, केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही आपका मनरेगा जो है क्या किया जाता है, यहां पे लागू है। जिस भी जिले में 100% आपका जो है शहरी आबादी है वहां पे आपका मनरेगा लागू नहीं होगा। ठीक है, तो मनरेगा कहां कहां पे अभी संचालित किया जा रहा है, जो मनरेगा है वह तो ऐसे क्षेत्र या फिर ऐसे जिले जहां शहरी आबादी 100% नहीं है, शहरी आबादी जहां 100% नहीं है, मतलब जहां ग्रामीण क्षेत्र में भी आपका क्या कर रहे हैं, लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जहां लोग निवास कर रहे हैं, भले ही 5% हो या फिर 10% हो, उस जिले में जो है इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है मनरेगा को। ठीक है, बस 100% आपका शहरी आबादी नहीं होना चाहिए किसी भी जिले में। ठीक है, अन्यथा वहां क्या हो जाएगा, नहीं तो मनरेगा लागू नहीं होगा। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब कि नरेगा 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया। तब तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे, तो ये आपका फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जब 2 फरवरी 2006 को इसको प्रारंभ किया गया था भारत के 200 जिलों में, उस समय हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री थे भारत के वो कौन थे, तो याद रखिएगा आंसर रघुवंश प्रसाद सिंह। ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो रघुवंश प्रसाद सिंह जो है उस समय क्या थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे भारत में। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के शासन में शुरू हुआ था, तो
तो अब इसको आपको बताना है कि 2 फरवरी को, जब 2 फरवरी 2006 को जब इसको प्रारंभ किया गया मनरेगा को भारत में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर क्या होगा इसका? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, जिनके शासनकाल में आपका मनरेगा जो है, जो कार्यक्रम है मनरेगा कार्यक्रम, उसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अभी हम लोग देखें, रघुवंश प्रसाद सिंह जी उस समय क्या थे? तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत पात्र होने के लिए अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करता है। ठीक है, पात्रता के लिए मनरेगा को। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले समझते चलेंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि मनरेगा में जो है, यदि आपको पात्र होना है मनरेगा के लिए, तो यहाँ पे 4 स्टेप होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले तो यह मान के चलिए एक ग्राम पंचायत है, तो इस ग्राम पंचायत में आपको जो है, इस ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना पड़ेगा, ताकि यदि इस ग्राम पंचायत में कोई भी मनरेगा के तहत कार्य हो रहा है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो सकें। तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया कि आप उसके जो है उस ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी हैं। दूसरा आपका यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है कि यदि आप उस ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी हैं तो आपको सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको जो है इसके लिए सबूत रखना पड़ेगा। अब उस सबूत के तौर पर आपको क्या कराना पड़ेगा? जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा। इस जॉब कार्ड बनवाना मतलब आपको जो है ग्राम पंचायत में जो है क्या कराना पड़ेगा? पंजीयन कराना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोग पंजीयन कराएंगे तो वहां पर आपको जॉब कार्ड दिया जाएगा। और इस जॉब कार्ड में जो है उस परिवार के, जैसे अभी हम लोग पहले भी एग्जाम्पल देखे थे कि एक परिवार में 5 लोग हैं जिसमें 4 वयस्क हैं, तो जो वयस्क लोग हैं उनका यहाँ पे नाम होना जरूरी है, यह जो जॉब कार्ड है उसमें। तो इतना आपको यहाँ पे जानकारी देना पड़ेगा। पहला, आप लोग स्थानीय निवासी बन गए। दूसरा, उसके सबूत के तौर पर आपको क्या कराना पड़ेगा? जॉब कार्ड बनाना पड़ेगा, मतलब पंजीयन कराना पड़ेगा उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में। तीसरा, वो जो आप लोगों का ग्राम पंचायत है वहां से आपको जब भी, पहले तो आप लोग यहाँ पे क्या किए? आवेदन दे दिए जॉब कार्ड बनाने के लिए। अब आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या हो गया? ये जॉब कार्ड मिल गया। तो अब जॉब कार्ड बस मिल जाने से आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल जाएगा। ठीक है, मनरेगा के तहत आपको रोजगार यदि पाना है तो यदि आपके पास जॉब कार्ड है तो उसी से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? चौथे नंबर पे यहाँ पे आवेदन करना पड़ेगा कि मेरे को जो है काम चाहिए करके, मेरे पास जॉब कार्ड है। तो बस जॉब कार्ड जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टाइप से है। जैसे कई एग्जाम में बोला जाता है कि 12वीं पास जो रहेगा वही इसमें जो है कार्य करने के योग्य है करके, वैसे ही जिसके पास जॉब कार्ड होगा वही जो है मनरेगा के तहत वहां पे काम कर सकता है। तो जॉब कार्ड बनने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? आवेदन करना पड़ता है मनरेगा में काम पाने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में जो कथन दिया गया है उसको। तो देखिए, मनरेगा के अंतर्गत पात्र होने के लिए परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। अभी हम लोग देखे हैं कि उस ग्राम क्षेत्र का क्या होना चाहिए? स्थानीय निवासी होना चाहिए ग्राम पंचायत का। और स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा, मतलब कि जॉब कार्ड के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और उसमें जो है परिवार के जितने भी समस्त सदस्य हैं, वयस्क सदस्य, उनका वहां पे विवरण देना होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, ग्राम पंचायत से परिवार का रोजगार परिवार कार्ड प्राप्त करना होगा। जो यहाँ पे आप लोग अप्लाई किए थे जॉब कार्ड के लिए, उसको आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्राप्त करना पड़ेगा उस जॉब कार्ड को। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, देखे थे हम लोग अभी। और चौथा में है, रोजगार परिवार कार्ड के आधार पर अकुशल मानव श्रम करने हेतु आवेदन देना होगा। तो जॉब कार्ड प्राप्त करने के बाद आपको मैंने क्या बताया? यहाँ पे आवेदन करना होगा कि मेरे को जो है काम की आवश्यकता है, मेरे को काम दीजिए करके। ठीक है, तो ये चारों जो है यहाँ पे सत्य है। मनरेगा के अंतर्गत यदि आपको पात्र होना है तो ये चारों फुलफिल यहाँ पे होना चाहिए। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, उनके द्वारा आवेदन किए जाने पर मनरेगा के तहत खाली स्थान के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि अभी हम लोग देखे हैं, आपके पास जो है जॉब कार्ड बन गया, आप लोग स्थानीय निवासी हैं, अप्लाई भी कर दिए जॉब कार्ड के लिए और जॉब कार्ड आपको मिल गया। फिर आप लोग क्या करेंगे? ग्राम पंचायत में जाएंगे, ग्राम पंचायत में और मनरेगा के तहत रोजगार पाने के लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन देंगे कि मेरे को यदि कोई काम है तो दीजिए करके आप लोग आवेदन वहाँ पे देंगे। तो यदि आप लोग ग्राम पंचायत को आवेदन देते हैं कि मेरे को मनरेगा के तहत अकुशल श्रम शारीरिक श्रम करने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे को काम चाहिए करके, तो ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे एकदम बाधित है कि 15 दिन के भीतर जो है आपको यहाँ पे क्या दे? वह
काम दे। ठीक है, तो मनरेगा के तहत जो है 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराया जाता है। मतलब 15 दिन के भीतर जो है ग्राम पंचायत को आपको कोई ना कोई काम देना पड़ेगा, और यदि नहीं देता है तो उस केस में आपको क्या मिलता है, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो 15 दिन के भीतर यदि आपको यहां पे जॉब नहीं दिया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, आप लोग आवेदन कर दिए और 15 दिन बीत गया, जैसे आप लोग मान के चलिए यहां पे 1 मार्च को क्या किए हैं, आवेदन किए हैं, 15 मार्च तक कोई भी यहां पे आपको काम नहीं दिया गया, तो 16 मार्च से आपको जो है बेरोजगारी भत्ता देना स्टार्ट कर देगा ग्राम पंचायत। ठीक है, सॉरी, राज्य सरकार इसको देगा बेरोजगारी भत्ता को, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो 15 दिन के भीतर आपको यहां पे रोजगार मुहैया कराया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 15 दिवस। चलिए अगला देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन है यहां पे, मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम खाली स्थान महिलाएं लाभान्वित हों। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 महिलाएं। मतलब यदि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में मान के चलिए एक साल में 1000 नहीं 100 मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं, कैलकुलेशन के लिए आपको सरल बताना है मेरे को। तो यहां पे आप लोग देखिए 100 लोगों को मान के चलिए यहां पे काम दिया जा रहा है एक ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, 100 लोगों को, तो इन 100 लोगों में जो है 33 लोग, कम से कम 33 लोग, मतलब कि इसके 1/3 जो है यहाँ पे महिलाएं ही होंगी। इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, बाउंडेशन लगाया गया है। मतलब कि यहाँ पे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम ये जो 100 लोग आप लोग यहाँ 100 लोगों को आप जो यहाँ पे जॉब दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं आप लोग किसके तहत, मनरेगा के तहत, उसमें 33 लोग कम से कम क्या हो, महिलाएं हों, ऐसा यहाँ पे नियम है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कितने महिलाएं होनी चाहिए, उसमें 1/3 महिलाएं यहाँ पे लाभान्वित होनी चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, मनरेगा के तहत काम की मांग करने वाले आवेदक को खाली स्थान के भीतर श्रम रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो यहां पे ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 दिवस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि आप लोग जो है क्या करेंगे, जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। जॉब कार्ड आप लोगों का बन गया। ठीक है, मनरेगा में काम करने के लिए जॉब कार्ड आवश्यक है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो जॉब कार्ड आप लोगों का बन गया, फिर आप लोग क्या करेंगे, ग्राम पंचायत में जो है आवेदन करेंगे। ग्राम पंचायत में आवेदन करेंगे कि मेरे को जो है मनरेगा के तहत रोजगार चाहिए करके। अब आप लोग जो है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च को क्या कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं 1 मार्च को कि मेरे को काम चाहिए करके। ठीक है, ग्राम पंचायत में, लेकिन 15 मार्च तक हो गया। ठीक है, 15 मार्च तक बीत गया और इस तिथि तक आपको जो है कोई भी यहाँ पे जो है काम नहीं दिया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे काम नहीं दिया गया 15 मार्च तक। तो इस स्थिति में आपको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिन के भीतर यदि आप लोगों को श्रम रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, ठीक है, आवेदन करने के बाद 15 दिन के भीतर यदि आप लोगों को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है मनरेगा के तहत, तो आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वो भी अलग अलग इसका टर्म्स एंड कंडीशन है। इसको मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि ये जो बेरोजगारी जो भत्ता है यहाँ पे, ये अलग अलग दिन के लिए अलग अलग दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहीं आपको मैं समझा देता हूं अच्छे से। ठीक है, आगे आएगा इसका क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे 1 तारीख को आप लोग क्या किए, 1 मार्च को आवेदन किए। आवेदन कब किए, 1 मार्च को। 15 मार्च हो गया लेकिन आपको काम नहीं मिला। ठीक है, 15 मार्च तक काम नहीं दिया गया। आवेदन करने के बाद 15 दिन यहाँ पे काम नहीं मिला आपको। तो यहाँ पे आपको जो है 16 मार्च से लेकर के 16 मार्च से कब तक, तो 16 मार्च से आपका 16 अप्रैल तक कितना आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि पहले 30 दिवस, ये आपका क्या हो गया, पहले 30 दिवस हो गया रोजगार मांगने के बाद नहीं मिलने के पश्चात। पहला जो 30 दिवस है ये 16 मार्च से 16 अप्रैल हुआ आपके केस में। तो इसके लिए आपको कितना रुपए दिया जाएगा, तो अभी जैसे मान के चलिए भारत में जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें 243 रुपये आपका क्या है, मनरेगा दर है। एक दिन में आपको जो है 243 रुपये दिया जा रहा है। तो ये जो 243 रुपये है इसका 1/4 आपको क्या किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता के तौर पर दिया जाएगा प्रत्येक दिवस इन 30 दिनों के लिए। ठीक है, जिसका वैल्यू आप लोगों का यहाँ पे कितना निकल करके आ जाएगा, तो 60.75 रुपये। तो 60.75 रुपये जो है आपको 30 दिन तक दिया जाएगा यदि आपको काम नहीं दिया जाता है उस केस में। ठीक है, 30 दिन तक आपको ये क्या किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अभी आपको यहाँ पे काम नहीं मिला है, 16 अप्रैल तक भी आपको काम नहीं मिला है। अब आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे 16 अप्रैल से लेकर के आगे का डेट। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर आपको फिर से 1 महीना काम नहीं दिया गया, तो 16 अप्रैल से अब हम लोग आ गए 16 मई।
तो इसके लिए आपको क्या किया जाएगा, जो आपका न्यूनतम मजदूरी दर है मनरेगा के तहत राज्य में 243 रुपए, इसका आधा आपको क्या किया जाएगा, प्रत्येक दिवस बेरोजगारी भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। मतलब 121.5 रुपए, 121 रुपए आपको क्या किया जाएगा यहाँ पे प्रत्येक दिवस बेरोजगारी भत्ता के तौर पर दिया जाएगा। यहां से आप लोग क्या समझते हैं कि बेरोजगारी भत्ता जो है पहले 30 दिन के लिए जो न्यूनतम मजदूरी दर रहता है उसका 1/4 दिया जाता है। फिर 30 दिनों के उपरांत जो है आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वह न्यूनतम मजदूरी दर का कितना दिया जाता है, आधा दिया जाता है। ठीक है, यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं 243 का आधा दिया जा रहा है 16 अप्रैल से 16 मई के लिए। तो इसको ऐसे ही आपको यहां पे समझना है। जो आगे आप लोगों का यहां पे क्वेश्चन है इसी से संबंधित है, देखिएगा आप लोग। मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का कितना होता है, तो अभी हम लोग देखें कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे 16 मार्च से 16 अप्रैल के लिए कितना दिया गया, 243 का 1/4। आपको मैं बता दूं कि ये जो मनरेगा का जो न्यूनतम दर रहता है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष चेंज होता है। मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर के 1 मार्च तक के लिए ही आप लोगों का क्या रहता है, प्रत्येक वर्ष यह जारी किया जाता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, हमेशा यह महंगाई के अनुसार बढ़ता रहता है। तो अभी यदि आप लोग देखेंगे 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक के लिए छत्तीसगढ़ का जो मनरेगा का न्यूनतम मजदूरी दर है प्रत्येक दिवस का वो कितना है, तो 243 रुपए है। ठीक है, वर्तमान में जो है कितना है छत्तीसगढ़ में मनरेगा दर, तो 243 रुपए है प्रत्येक दिन के लिए। ठीक है, ये पहले कितना था, मतलब इससे पहले वित्तीय वर्ष में, मतलब हम लोग यहाँ पे बोलें 1 अप्रैल से 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक इसका दर कितना था, तो 221 रुपए। तो यहाँ पे आपका जो है 221 रुपए प्रति दिन था। तो कितना का आपका यहाँ पे वृद्धि हुआ है आप लोग देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो है 2023-24 से लेकर के 2024-25 में 22 रुपए का आपका जो है मनरेगा दर में वृद्धि हुआ है। ये भी क्वेश्चन आगे बनेगा, आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका आंसर हो गया 1/4। 30 दिन के लिए 1/4 दिया जाता है, फिर उसके बाद 30 दिन के बाद जो है न्यूनतम मजदूरी दर का आधा दिया जाता है। अभी हम लोग इसको डिस्कस किए हैं, तो आंसर होगा ए। अगला है, राज्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगार भत्ता नियम कब बनाया गया। मतलब कि आप लोगों का जो बेरोजगारी भत्ता का नियम है मनरेगा के तहत वह कब बनाया गया है, राज्य शासन के द्वारा। तो इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है फैक्ट के तौर पर, 2013 में जो है इसको बनाया गया है। ये आंसर आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी जो है लेटेस्ट डाटा है जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसी के तहत हम लोग ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आगे आप लोग देखेंगे राज्य शासन द्वारा किस वर्ष से महात्मा गांधी नरेगा मतलब कि मनरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक्स जो है उसको देख लेते हैं। देखिएगा कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार मनरेगा के तहत सामान्य क्षेत्र, सबसे पहले तो ये केंद्र सरकार का है, याद रखिएगा। सामान्य क्षेत्र में 100 दिवस का यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराता है मनरेगा के तहत। ठीक है, प्रत्येक परिवार को। वहीं यदि हम लोग वन अधिकार क्षेत्र वाले में हम लोग देखें, वन अधिकार क्षेत्र वाला, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ये। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा 150 दिन का क्या किया जाता है, रोजगार उपलब्ध कराया जाता है मनरेगा के तहत। वहीं ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सूखा हो गया है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गया है किसी वर्ष, तो वहाँ पे जो है 150 का क्या किया जाता है, 150 दिन का यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ये आप लोगों का एकदम नियम है। ठीक है, ऐसा आप लोगों का जो है मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा इतना इतना दिन करके। तो केंद्र सरकार सामान्य क्षेत्र में 100 दिन का देता है रोजगार, और वन अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्र में 150 दिन का रोजगार देता है मनरेगा के तहत। सूखा और प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्र में 150 दिन का यहाँ पे रोजगार दिया जाता है। लेकिन जो राज्य सरकार रहता है उसमें उसके पास जो है अधिकार रहता है कि वो जो है इसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा दिन जो है मनरेगा के तहत अपने राज्य के निवासियों को वह दे सकता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ क्या करता है, 50 दिन का जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या कर रहा है, 50 दिन का एक्स्ट्रा यहाँ पे काम दे रहा है मनरेगा के तहत। मतलब केंद्र सरकार जहां सामान्य क्षेत्र में 100 दिन देता है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार कितना देता है, तो 150 दिन यहाँ पे रोजगार देता है सामान्य क्षेत्र में। वहीं यदि केंद्र सरकार जहां 150 दे रहा है उसमें भी 50 दिन एक्स्ट्रा, और सूखा वाला क्षेत्र है वहां पे भी 50 दिन एक्स्ट्रा, तो इनके पास कितना दिन हो गया, 200 दिन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में सामान्य क्षेत्र में कितना दिन का मनरेगा रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो 150 दिन। वहीं वन अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्र में तो 200 दिन, सूखा और प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्र में 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे जो वन अधिकार क्षेत्र है उसको मैं आपको बता दूं, ऐसा जो है किसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो 2006 में एक नियम निकाला गया था, वन अधिकार नियम। ठीक है, क्या निकाला गया था, वन अधिकार नियम।
इसके तहत क्या किया गया, वन अधिकार नियम 2006 के तहत जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उनको जो है जंगल का कुछ क्षेत्र जो है उनके नाम में कर दिया गया कि यहाँ पे आप लोगों का अधिकार है करके, ठीक है। तो ऐसे लोग जो जंगल में रह रहे हैं और उनके पास केवल ये जो वन अधिकार नियम 2006 के तहत दिया गया क्षेत्र ही है, मतलब उनके पास कोई अलग से अपना क्षेत्र नहीं है, केवल वन अधिकार नियम 2006 में जो रिकॉर्डेड क्षेत्र है जो उनको दिया गया है वही उनके पास है, तो उन्हीं को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 150 दिन का यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। जैसे आप लोग जंगल में मान के चलिए रह रहे हैं, तो आपके पास 5 एकड़ अपना खुद का जमीन है और यहाँ पे आप लोग जंगल में रह रहे हैं करके केंद्र सरकार ने आपको क्या कर दिया गया है, क्या किया है, वन अधिकार नियम 2006 के तहत 1 एकड़ और दे दिया, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे 150 दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है स्वयं का 5 एकड़ का इधर क्षेत्र है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसके पास ये नहीं है, केवल यही है 1 एकड़, तो उसको जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, वन अधिकार क्षेत्र के नियम 2006 के तहत उसको 150 दिन का यहाँ पे क्या किया जाएगा, मनरेगा मजदूरी उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये ही जो है, ये जो 50 दिन छत्तीसगढ़ सरकार दे रहा है, ये कब से देना स्टार्ट किया है वो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन जितना भी मैंने आपको बताया ये अलग अलग क्वेश्चन बनेगा, सभी जो है अलग अलग एक क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक इसी में से छोटा सा पॉइंट उठाया है, तो इसलिए मैंने आपको सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आगे सभी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सामान्य क्षेत्र में 150 दिन और ये 50 दिन कब से बढ़ाया गया है, तो छत्तीसगढ़ में जो है 2013-14 से इसको क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है राज्य शासन के द्वारा, ठीक है। 50 दिन कब से बढ़ाया गया है, 2013-14 सेशन से। आगे आप लोग देखिएगा उसी संबंधित बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाले व्यय का वहन किसके द्वारा किया जाएगा, तो देखिए ये जो 50 दिन है वो कौन दे रहा है, तो राज्य शासन दे रहा है, तो इसका जो है व्यय कौन वहन करेगा, तो राज्य शासन ही करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, राज्य शासन ही इसका जो है व्यय क्या करेगा, वहन करेगा। तो आंसर होगा राज्य शासन। सामान्य क्षेत्र में 100 दिवस केंद्र दे रहा है और 50 दिवस राज्य खुद से दे रहा है, तो इसका जो खर्च है वो स्वयं जो है राज्य शासन अपने बजट में क्या करेगा, उसको कवर करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, वन अधिकार पत्र धारक आदिवासी परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा कितने दिवस का रोजगार दिया जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया जो वन अधिकार पत्र धारक हैं, वन अधिकार नियम 2006 के तहत उन्हीं से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो कितने दिन का उनको दिया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, केंद्र सरकार बोला है, ठीक है। यहीं यदि राज्य सरकार रहता, छत्तीसगढ़ सरकार, तो वह 200 आंसर होता, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार है इसलिए आंसर होगा 150, ठीक है। तो 150 दिन दिया जा रहा है और राज्य सरकार के द्वारा 50 दिन एक्स्ट्रा, मतलब कि 200। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए मनरेगा से सामान्य क्षेत्र में खाली स्थान मानव दिवस कार्य का लाभ प्रदान की जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 90 दिन, ठीक है। 90 दिन का यहाँ पे अतिरिक्त क्या दिया जाता है, मानव दिवस का लाभ प्रदान किया जाता है। अब ये होता क्या है, आप लोग जान रहे हैं कि आपका यदि जॉब कार्ड बना है मनरेगा के तहत, तो 100 दिन का आपको क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा एक वित्तीय वर्ष में। लेकिन एक व्यक्ति है, मान के चलिए राम, उसके पास जो है मनरेगा के तहत 100 दिन का काम मिलेगा ही उसको, लेकिन उसी के गाँव में एक व्यक्ति है श्याम, जिसको जो है क्या मिल गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक घर बनाने के लिए पैसा मिल गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, घर बनाएगा। श्याम बोलता है कि मैं अपना घर जो है वो मनरेगा के तहत बनाऊं, ताकि यहाँ पे जो भी लेबर खर्च होगा उसको जो है किसके द्वारा दिया जाए, सरकार के द्वारा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये राम मान के चलिए काम करने के लिए आ रहा है, ठीक। राम के पास जॉब कार्ड है, उसके तहत इसको 100 दिन का कार्य मिल रहा है। अब यहाँ पे ये काम करने आ रहा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्य कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे ये जो 100 दिन है इसके अतिरिक्त 90 दिन और यहाँ पे क्या किया जाएगा, काम दिया जाएगा, ठीक है। मान के चलिए 100 दिन का इसका काम है और इसको घर को बनाने में 100 दिन लगा, तो इसका तो 100 दिन का पूरा मनरेगा का कार्य खत्म हो गया ना, जो भी यहाँ पे 100 दिन मिलता है उसको। तो यहाँ पे ये जो 100 दिन यदि मान के चलिए काम करता है, तो उसमें 90 दिन किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिया जा रहा है 90 दिन, जो उसका 243 रुपये है वो प्रतिदिन का, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। और बाकी जो बचा 10 दिन वो मनरेगा से इसका कट जाएगा ये 100 दिन से, तो इसमें 90 दिन और इसका बच गया ना, यहाँ पे 90 दिन, तो लाभ कितने दिन का प्रदान हुआ, 90 दिन का। ये कौन सा क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र। वैसे ही मान के चलिए कोई वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र, ठीक है, उसमें मान के चलिए ये लोग रह रहे हैं, सेम कंडीशन है, वन क्षेत्र में है, तो राम यहाँ पे काम करने आया, उसके पास वहाँ पे वन क्षेत्र में कितना सामान, तो 150, तो वन क्षेत्र में इसके पास 150 दिन का काम है। अब ये घर बनाने में इसको 100 दिन का काम लग गया, तो इस 100 दिन में जो है जो भी इसको काम लगा, 100 दिन
घर बनाने में लग गया। तो ये जो 95 दिन है ना, 95 दिन, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिया जाएगा 243 रुपये 95 दिन का। और यहाँ पे 95 दिन के बाद जो भी यहाँ पे 5 दिन एक्स्ट्रा है वो किस में से कटेगा आपका, तो 150 दिन का जो मनरेगा का है उसमें से इसका कट जाएगा। कितना बच जाएगा मनरेगा का, इसका 145 दिन अभी भी बचा है, मतलब 145 दिन वो अलग जगह भी जा करके मनरेगा में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है इसका कैलकुलेशन, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। ये तो हो गया सामान्य क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र में कितने दिन का लाभ दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, 90 दिन का। वहीं यदि हम लोग वन क्षेत्रों में देखें तो उससे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, वन क्षेत्र मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो आवास निर्माण के लिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मानव दिवस कितना अतिरिक्त 95 दिन दिया जाता है। समझ में आ गया? अभी मैंने आपको बताया वही सेम है यहाँ पे भी। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति दिवस मजदूरी दर राशि कितना निर्धारित किया गया है। ये जो है मनरेगा के तहत होना चाहिए, यहाँ पे छूट गया है। मनरेगा के तहत भारत सरकार द्वारा प्रति दिवस मजदूरी दर राशि कितना निर्धारित किया गया है, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के लिए ये। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लिए 243 रुपये। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष मनरेगा के तहत मजदूरी दर राशि कितना निर्धारित किया गया है, तो कितना निर्धारित किया गया है, तो 243 रुपये निर्धारित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो है 2023-24 सेशन के लिए ये कितना था, 221 रुपये था। तो इसमें वृद्धि कितना का हुआ है, तो 22 रुपये का वृद्धि हुआ है। परसेंट में भी पूछेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में आप लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 22/221 गुणित 100 ऐसे कर देंगे तो इसका परसेंट में निकल जाएगा। कुछ लगभग 9 दशमलव कुछ आता है, 9 करके। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 9.9% का वृद्धि हुआ है और 22 रुपये का। मनरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम कब बनाया गया। अभी हम लोग एक देखे थे कि बेरोजगारी भत्ता नियम, वो बेरोजगारी भत्ता नियम कब आया था, तो 2013 में आया था। मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता नियम कब आया था, 2013 में आया था। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, शिकायत निवारण के लिए। तो मनरेगा के तहत शिकायत निवारण नियम कब बनाया गया, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2012 में। 1 वर्ष पहले जो आप लोगों का बेरोजगारी भत्ता नियम है उससे 1 वर्ष पहले यहाँ पे शिकायत निवारण नियम बनाया गया था मनरेगा के तहत। ठीक है, वर्ष 2012 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु राज्य द्वारा खालिस्तान में ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यदि आप लोगों को मनरेगा के संबंध में कोई भी शिकायत दर्ज करना है तो आप लोग कौन से लिंक में जाकर के यहाँ पे क्या करेंगे, ऑनलाइन शिकायत करेंगे। तो इसके लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आप लोगों का ये जो बी में ऑप्शन दिख रहा है www.manrega.cg.gov.in, ये जो है आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों का शिकायत है यदि मनरेगा से संबंधित, तो यहाँ पे जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट आप लोगों को इसको याद रखना है। मनरेगा तक तो सबको याद रहेगा www.manrega, उसके बाद आपको याद रखना है cg.gov.in, ये आना चाहिए। इसमें cg.in है, ये नहीं होगा, .nic नहीं होगा, .gov.in नहीं होगा, cg.gov.in आना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है यहाँ पे, मनरेगा की धारा 27 के तहत योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण निपटारे के लिए जिला स्तर पर खाली स्थान की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्या दिया गया है, धारा 27। तो इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले तो मनरेगा के धारा 27, कुछ क्वेश्चन से भी आपको याद रखना है कि मनरेगा का जो धारा 27 है उसके तहत ये जो मनरेगा योजना है उसके क्रियान्वयन से संबंधित कोई भी यदि शिकायत है, ठीक है, कोई भी शिकायत है, जैसे अभी हम लोग देखिए ऑनलाइन शिकायत कहाँ पे किया गया, www.manrega.cg.gov.in, इसमें आप लोग शिकायत दर्ज किए। तो इसके निपटारे के लिए जिला स्तर पर किसका नियुक्ति किया जाएगा, ये वेबसाइट में आप लोग शिकायत दर्ज कर दिए, अब इसको कौन निवारण करेगा, तो इसके लिए जो है जिला स्तर पर लोकपाल, ठीक है, लोकपाल का क्या किया जाएगा, नियुक्ति किया जाएगा। ध्यान रहेगा, ये लोकपाल का नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या दिया गया है, जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर खाली स्थान अपीलीय प्राधिकरण गठन किया गया है। तो देखिए, मान के चलिए
आप लोग जो www.manrega.gov.in cg.gov.in में आप लोग क्या कर दिए, मनरेगा के तहत शिकायत दर्ज किए। अब जिला स्तर पर जो है लोकपाल उसका क्या किया, निवारण किया। अब लोकपाल ने कोई भी इसका निर्णय दिया तो इस निर्णय के विरुद्ध यदि आपको कुछ सुनवाई, इसके जो निर्णय दिया है इसके विरुद्ध आपको कुछ सुनवाई करना है तो उसके लिए जो है यहाँ पे 3 सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण का क्या किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है, 3 सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 3 सदस्यीय होगा, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर और आपका जो है किसमें, आर्थिक सर्वेक्षण में भी दिया गया है। तो 3 सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण गठन किया गया है, किसके विरुद्ध, लोकपाल के पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई के लिए। ठीक है, राज्य स्तर पर, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला देखेंगे हम लोग, मनरेगा के तहत निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायकों के सहयोग के लिए बेयरफुट तकनीशियन को खालिस्तान दिवस का प्रशिक्षण दिया जाकर ग्राम पंचायतों में कार्य लिया जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो है बेयरफुट तकनीशियन को आप लोग अंडरलाइन करेंगे, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मनरेगा के तहत आपका एक टर्म आएगा BFT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेयरफुट तकनीशियन। तो बेयरफुट तकनीशियन का फुल फॉर्म क्या होता है, जब भी पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, मनरेगा के तहत बेयरफुट टेक्नीशियन, BFT का फुल फॉर्म बेयरफुट टेक्नीशियन। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे मान के चलिए आप लोग जान रहे हैं कि मनरेगा के तहत, यदि नहीं जान रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि मनरेगा के तहत कोई भी यदि आपको कार्य कराना है तो आप लोग मशीन का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, मशीन का उपयोग यहाँ पे क्या है, वर्जित है। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं मशीन का, जैसे खेती कर रहे हैं। अब खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ट्रैक्टर का उपयोग करना ही पड़ेगा जुताई के लिए। तो ट्रैक्टर क्या है, मशीन है, तो इसको उपयोग कर सकते हैं उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती में आप लोग मशीन का उपयोग कर सकते हैं। ट्रैक्टर हो गया, जैसे दवाई छींचना है, आपको सिंचाई करना है कुछ, ठीक है, दवाई का छिड़काव करना है तो आप लोग टंकी का उपयोग करते हैं, चार्जिंग वाला, ये सब क्या है, मशीन ही है। अब मान के चलिए आप लोग दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, जो टंकी रहता है स्प्रेयर उससे, और ये खराब हो गया। ठीक है, ये स्प्रेयर खराब हो गया तो इसको बनाने के लिए क्या रहता है, यहाँ पे एक तकनीकी सहायक रहता है, जो ये जो टंकी खराब हो गया उसको क्या करेगा, यहाँ पे बनाएगा। तो तकनीकी सहायक रहेगा एक। अब ये जो तकनीकी सहायक है इसको सहयोग करने के लिए आपका क्या रहता है, यहाँ पे बेयरफुट टेक्नीशियन रहता है। समझ में आया, जैसे यहाँ पे स्प्रेयर मशीन खराब हुआ, इसके तकनीकी सहयोग देने के लिए ये जो बेयरफुट आप लोगों का ये तकनीकी जो सहयोग देने के लिए यहाँ पे एक व्यक्ति है। ठीक है, ये स्प्रेयर खराब हुआ तो इसको बनाने के लिए तकनीकी सहयोगी एक यहाँ पे है, तो इसके सहयोग करने के लिए यहाँ पे क्या रहता है, बेयरफुट टेक्नीशियन रहता है। अब इसको सहयोग करेगा तो इसके पास खुद के पास तो नॉलेज रहना चाहिए ना जी, टेक्निकल नॉलेज। तो उसके लिए जो है इसको क्या किया जाता है, जो ये BFT रहता है बेयरफुट टेक्नीशियन, उसको 90 दिवस का क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है मनरेगा के तहत। कितने दिन का, 90 दिन का। तो इसका आंसर क्या होगा, 90 दिन का, ताकि ग्राम पंचायतों में जो है उससे कार्य लिया जा सके। यहाँ पे जो तकनीकी सहयोगी है यहाँ पे गांव में, वो मान के चलिए अनुपस्थित है, तो उसका सहयोग कौन कर देगा, बेयरफुट टेक्नीशियन। ये इस स्प्रेयर को जो खराब हुआ है उसको बना देगा। तो उसके लिए इसको नॉलेज होना चाहिए, तो 90 दिन का उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। समझ में आ गया, तो कितने दिन का, 90 दिन का। अब बेयरफुट टेक्नीशियन क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा, इनके सहयोग के लिए यहाँ पे रहता है तकनीकी सहयोगी, क्या सहयोगी रहता है। चलिए अगला देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B GIS। अब इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। भारत सरकार ने क्या किया है, NRSC मतलब कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर स्थापित किया है, जहां पे GIS मतलब कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक प्रणाली है। ठीक है, इसके माध्यम से जियो मनरेगा तकनीक का उपयोग करते हुए जो मनरेगा के तहत बनाए गए परिसंपत्ति, मतलब जैसे तालाब बनाया गया, ये क्या है, परिसंपत्ति है। पुलिया बनाया गया, ये क्या है, परिसंपत्ति है। इसका जो है सैटेलाइट के माध्यम से क्या किया जाएगा, सैटेलाइट के माध्यम से फोटो लिया जाएगा और इसको जो है भुवन पोर्टल, कौन से, भुवन पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट आपका बन गया। तो क्या कर रहा है, भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर स्थापित किया है, जिसके अंतर्गत GIS प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें जियो मनरेगा नामक सॉफ्टवेयर तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से मनरेगा के तहत बनाए गए जितने भी परिसंपत्ति हैं उनका क्या करता है, फोटो लेता है
और उसको जो है भुवन पोर्टल में क्या कर देता है, अपलोड कर देता है। तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा सेंटर स्थापित किया गया है, तो NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। कौन सा प्रणाली उपयोग किया जा रहा है, तो GIS मतलब कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और कौन सा सॉफ्टवेयर तकनीक उपयोग किया जा रहा है सैटेलाइट फोटो लेने के लिए, तो जियो मनरेगा। ठीक है, चलिए कौन से पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है, तो भुवन पोर्टल। इतना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ, भारत सरकार द्वारा आम जनों को मनरेगा की मूलभूत जानकारी तथा इसके अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के जियो टैग के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसे आम जन खाली स्थान ऐप पर देख सकते हैं। मतलब अभी हम लोग देखें कि जियो मनरेगा के माध्यम से क्या कर रहे हैं, जियो मनरेगा एक सॉफ्टवेयर तकनीक है, इसके माध्यम से हम लोग सैटेलाइट से फोटो ले रहे हैं। किसका, तो जो भी यहाँ पे परिसंपत्ति बनाया जा रहा है मनरेगा के तहत उसका, जैसे तालाब बना, पुलिया बना, इसका, और उसको भुवन पोर्टल में अपलोड कर रहे हैं। तो ये जियो टैग के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, भुवन पोर्टल में तो अपलोड कर दिए, लेकिन यदि मान के चलिए कोई आम जन जैसे जनता है उसको देखना चाहता है कि कहाँ कहाँ पे मनरेगा का कार्य हुआ है, तो ये भुवन पोर्टल में जो फोटो है इसको कहाँ से देखेगा, तो उसके लिए एक ऐप है। कौन सा ऐप है, तो जन मनरेगा। तो ये जो जन मनरेगा है, इससे जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो भुवन पोर्टल में अपलोड किया गया है फोटो वगैरह, उसको आप लोग देख सकते हैं, या फिर जो भी इसका जानकारी है मनरेगा संबंधित मूलभूत जानकारी, उसको आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। किससे, जन मनरेगा से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार द्वारा मनरेगा कार्यों के कार्यस्थल से मास्टर रोल में उपस्थिति लेने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखिएगा मास्टर रोल क्या होता है। तो मास्टर रोल कुछ नहीं होता, बस एक छोटा सा आप लोगों का डायरी रहता है, मतलब रजिस्टर रहता है, जिसमें आप लोगों का उपस्थिति क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है। मतलब अटेंडेंस सीट है जी, ले दे करके, ये आप लोग मान सकते हैं। इसका नाम बस मास्टर रोल कर दिया गया है। तो अटेंडेंस सीट है, जैसे कोई भी मनरेगा के तहत कार्य कर रहा है तो कौन उपस्थित है, कौन, जैसे आप लोग जान रहे हैं जॉब कार्ड में एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो इन 4 सदस्यों में ऐसे करके ABCD है, तो आज कौन काम करने के लिए आया है, A आया है कि B आया है कि C आया है कि D आया है, कोई भी काम करने के लिए आ सकता है। तो ABCD में से तो आज A आया है, तो A का उपस्थिति यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे अटेंडेंस लिया जाता है, किसमें, मास्टर रोल में। तो मनरेगा में मास्टर रोल क्या है, तो ये जो है एक उपस्थिति पंजीयक क्या है, आप लोगों का डायरी है या फिर एक किताब है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे पूछा गया है कि कार्यों के कार्यस्थल से मास्टर रोल में उपस्थिति लेने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NMMS। ठीक है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका क्या होगा फुल फॉर्म, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा मनरेगा कार्यों के कार्यस्थल, जैसे यहाँ पे तालाब खुदवाया जा रहा है तो ये इसका कार्यस्थल हो गया। यहाँ पे जो मास्टर रोल मतलब कि जो अटेंडेंस सीट है उसमें उपस्थिति लेने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यदि मान के चलिए आप लोग मास्टर रोल में नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक क्या रहेगा, मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें आप लोग जो है उपस्थिति पंजीयन कर सकते हैं। तो कौन सा है, NMMS। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ, सिक्योर सॉफ्टवेयर का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। सिक्योर सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर फॉर एस्टीमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मनरेगा के तहत सिक्योर सॉफ्टवेयर का पूर्ण रूप क्या है, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो सॉफ्टवेयर फॉर एस्टीमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इसका फुल फॉर्म होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित, सिक्योर सॉफ्टवेयर का राज्य में सभी जिलों में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है जो MIS से लिंक है। तो सिक्योर सॉफ्टवेयर को कब से स्टार्ट किया गया है राज्य में, सभी जिलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, वर्ष 2018-19 से। ठीक है, वर्ष 2018-19 से सिक्योर सॉफ्टवेयर का राज्य के सभी जिलों में क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है, जो कि MIS से लिंक है। इतना आपको याद में रखना है, किससे लिंक है, MIS से। कब से स्टार्ट किया गया है, राज्य के सभी जिलों में, वर्ष 2018-19 से। सिक्योर का फुल फॉर्म हम लोग देख चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसका कार्य क्या है सिक्योर सॉफ्टवेयर का। तो इसको आप लोग देखिएगा, मनरेगा के तहत जो ग्राम पंचायत है उसमें संपादित किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं उनका एस्टीमेट तैयार करना
और वहाँ पे जो टेक्निकल आप लोगों का क्या मंजूरी दिया जाता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दिया जाता है प्रशासकीय, उसको जो है ऑनलाइन प्रदान करने के लिए। मान के चलिए कहीं पे पुलिया बनाया जा रहा है, एक तो पुलिया ब्रिज बनाया जा रहा है, इस पुल को बनाने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे टेक्निकल स्वीकृति चाहिए होगा, मतलब कि तकनीकी स्वीकृति चाहिए होगा, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि प्रशासकीय आप लोगों का यहाँ पे क्या चाहिए होगा, स्वीकृति। तो इन सबको जो है हम लोग ऑफिस जा करके ना मांगे, सीधा एक ऑनलाइन आप लोगों का क्या है माध्यम है जहाँ से हम लोग इसका क्या मांग सकते हैं, स्वीकृति मांग सकते हैं सिक्योर सॉफ्टवेयर से। ठीक है, सिक्योर सॉफ्टवेयर में हम लोग डाल दिए कि पुलिया बनाना है हमको, तो इसके लिए टेक्निकल स्वीकृति चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि प्रशासनिक स्वीकृति चाहिए। तो जिसके अंदर में भी रहेगा वो क्या करेगा, स्वीकृत करना चाहेगा तो स्वीकृत कर देगा, नहीं तो खारिज कर देगा। तो उसके लिए जो है ये सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाया गया है। कब से स्टार्ट हुआ है, तो वर्ष 2018-19 से। ठीक है, चलिए अगला देख लेंगे। मनरेगा के तहत प्रोजेक्ट उन्नति कब प्रारंभ किया गया, तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2018-19 से प्रोजेक्ट उन्नति प्रारंभ किया गया है। अब यहाँ पे इसके संबंध में आपको जानना है कि मनरेगा के तहत ऐसे व्यक्ति जो एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस से अधिक, मतलब 100 दिवस से अधिक ये लोग क्या कर रहे हैं, मनरेगा के तहत रोजगार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों को कार्य मिलता है, 150 लोगों का, 200 लोगों का, 300 लोगों का, 200 दिनों का, 150 दिन का, 100 दिन का, ऐसे। तो वो लोग जो है मान के चलिए 100 दिन से अधिक का कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप लोग जान रहे हैं मिनिमम 150 दिन का यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सामान्य क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इन 150 दिनों में यदि कोई व्यक्ति 100 दिन से अधिक का यहाँ पे कार्य करता है एक वर्ष में, तो उसको प्रोजेक्ट उन्नति के तहत उसके रुचि के अनुसार, जैसे कोई व्यक्ति मान के चलिए बढ़ई बनने का यहाँ पे क्या करता है, शौक रखता है, तो उसका रुचि क्या है, बढ़ई बनना, तो इसके लिए उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो स्वयं का क्या कर सके, यहाँ पे खुद का स्वरोजगार उत्पन्न कर सके या फिर स्वरोजगार कर सके। ठीक है, समझ में आया क्या है प्रोजेक्ट उन्नति। ऐसे व्यक्ति जो मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस से अधिक का कार्य करते हैं वो इसके लिए पात्र होते हैं और उनको जो है उनकी रुचि के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, उनके रुचि के अनुसार जो भी फील्ड है उसमें, ताकि वो लोग क्या कर सकें, स्वरोजगार उत्पन्न या फिर स्वरोजगार स्टार्ट कर सकें, स्वयं का जो है रोजगार स्टार्ट कर सकें इसके लिए। और ये कब से स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ में, तो वर्ष 2018-19 से स्टार्ट किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3 के अनुसार श्रमिक खाली स्थान आधार पर मजदूरी पाने के हकदार होते हैं। तो खाली स्थान आधार पर मतलब कितने दिनों में आप लोगों को यहाँ पे मजदूरी दिया जाएगा, महात्मा गांधी नरेगा मतलब मनरेगा के तहत, तो साप्ताहिक आधार पर जो है आपको यहाँ पे मजदूरी दिया जाता है। तो कोई व्यक्ति मान के चलिए 10 दिन काम कर रहा है तो उसको जो है पहले 7 दिन के बीतने पर क्या कर दिया जाएगा, उसका मजदूरी दे दिया जाएगा। ठीक है, और यदि मान के चलिए उसको यहाँ पे उसका मजदूरी जो है 7 दिनों में नहीं दिया जाता तो उसके लिए अलग से कंडीशन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो साप्ताहिक आधार पर उसको उसका क्या किया जाएगा, मजदूरी दिया जाता है मनरेगा के तहत। तो मनरेगा में मजदूरी जो है साप्ताहिक आधार पर दिया जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि मास्टर रोल बंद होने की तारीख के 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है, ठीक ना, तो मास्टर रोल बंद होने के 16वें दिन से विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर खाली स्थान की दर से मुआवजा पाने के हकदार होता है। क्वेश्चन का है, अच्छे से एक बार पढ़िएगा। क्या बोल रहा है, मान के चलिए मास्टर रोल मतलब जिसमें आपका अटेंडेंस लिया जा रहा है, ठीक है, आप लोग कार्य करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका अटेंडेंस लिया जा रहा है। अब वो बंद कब होगा, जब आपका यहाँ पे कोई मनरेगा वाला जो कार्य चल रहा है, जैसे तालाब खुदाई का कार्य चल रहा है, ये पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब मास्टर रोल बंद हो गया। जैसे 16 मार्च को आपका क्या हो गया, यहाँ पे काम खत्म हो गया, मतलब मास्टर रोल बंद हो गया। अब बंद होने के 15 दिन के भीतर, जैसे 16 तारीख को बंद हुआ तो 30 मार्च के भीतर यदि मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता, तो यहाँ पे मान के चलिए जितने भी लोग हैं उनको 30 मार्च तक यदि मजदूरी नहीं दिया जाता, उनका किसी का 5,000 किसी का 2,000 ऐसे है, तो उनको यदि नहीं दिया जाता है उनका मजदूरी 15 दिन के भीतर मास्टर रोल बंद होने के, तो 16वें दिन से, ठीक है, 16वें दिन से उनको क्या मिलेगा, जो उनका मजदूरी है उस पर प्रत्येक दिन का जो मजदूरी है, जैसे 243 रुपये है इस वर्ष छत्तीसगढ़ में, तो इसका जो है 0.05% प्रत्येक दिवस क्या किया जाएगा, उनका ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, मुआवजा कितना दिया जाएगा, तो ब्याज कितना का दिया जाएगा, 0.05% प्रति दिन। तो प्रतिदिन जो है 0.05% का यहाँ पे क्या किया जाएगा, ब्याज
दिया जाएगा। उसी को यहाँ पे बोला गया है 16वें दिन से विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 की दर से मुआवजा पाने का हकदार होगा। मतलब उसको 243 रुपये का 0.05% क्या किया जाएगा, वहाँ पे ब्याज दिया जाएगा एक दिन का। तो प्रत्येक दिन का ऐसे ही बनते जाएगा उसका। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर होगा उसका प्रतिदिन 0.05%। अब मनरेगा निर्माण कार्यों में कार्यरत ऐसे महिला श्रमिकों को मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जाएगा जिन्होंने विगत कितना खालिस्तान यहाँ पे मजदूरी कार्य किया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे महिला जो 12 महीने में 50 दिन कार्य की हैं, ठीक है, 50 दिन कार्य किए हैं। कई महिला रहते हैं जो कि एक साल में जो 100 दिवस उनको मिल रहा है, ठीक है, 100 दिवस यहाँ छत्तीसगढ़ में 150 दिन मिल रहा है। तो इन 150 दिनों में यदि वह 50 दिन कार्य की है, 50 दिन 12 महीनों में, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, उस महिला श्रमिक को मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जाएगा यदि 12 महीने में वह 50 दिन कार्य की है। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 माह में 50 दिवस उसको कार्य करना होगा ताकि उसको जो है मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जाए। और ये जो मातृत्व अवकाश भत्ता रहता है वो कितने दिन का दिया जाता है, तो 1 माह का दिया जाता है। मतलब 1 माह में कितने दिन, तो 30 दिन। और कितना रुपए एक दिन का, तो 243 रुपये। तो इतना रुपये जो है उसको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में दिया जाएगा। 1 महीने का जो है वहाँ पे उसको भत्ता दिया जाता है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मनरेगा के तहत मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में कितने माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है। तो अभी हम लोग देखें कि 30 दिनों मतलब कि 1 महीने का उसको क्या किया जाता है, मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जाता है। कितने दिन का, 1 महीने का, 1 महीने का मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में कितने माह, 1 माह का मजदूरी राशि भुगतान किया जा रहा है। अगला देखेंगे, मनरेगा के तहत किसके द्वारा मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है। तो कौन देता है, जो आप लोगों का मातृत्व अवकाश भत्ता रहता है उसको। तो ये जो मातृत्व अवकाश भत्ता है इसको राज्य शासन के द्वारा दिया जाता है। 1 महीने का जो मातृत्व अवकाश भत्ता है उसको राज्य शासन देता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। तो आप लोग यदि कार्य करने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, तो आपको जो है वहाँ पे पीने का पानी दिया जाएगा, पीने का पानी का सुविधा रहेगा। छाया हेतु शेड रहेगा, मतलब वहाँ पे छांव आपको दिया जाएगा। जैसे कोई रेस्ट करना चाहता है थोड़ा देर तो वहाँ पे बैठ सकता है छांव में। प्राथमिक उपचार सुविधा, मतलब कि वहाँ पे आपका जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी दिया जाएगा। जैसे कोई कार्य कर रहा है, हाथ कट गया, उसका हाथ कट गया कार्य करते हुए, तो उसको जो है यहाँ पे मेडिकल सुविधा भी, वहाँ पे उपचार भी दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी सुविधाएं वहाँ पे दी जाती है। अगला आप लोग देखेंगे, मनरेगा के तहत मजदूरों के 5 वर्ष से कम आयु के खालिस्तान बच्चे होने पर शिशु घर की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। अब होता क्या है, कई महिलाएं काम करने जाती हैं तो अपने साथ उनके जो बच्चे रहते हैं जो कि 5 वर्ष से कम रहते हैं उनको भी साथ में लेकर के चले जाते हैं। 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे रहते हैं उनको, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनको भी यहाँ पे क्या करते हैं, वो साथ में लेकर के चले जाते हैं। और मान के चलिए 50 महिलाएं यहाँ पे काम करने आ रही हैं और अपने साथ जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे लेकर के आ रही हैं। और ऐसे जो है बच्चे कितने, 5 से यदि अधिक हैं, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे 5 से अधिक हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे आप लोगों का मनरेगा का कार्य चल रहा है वहाँ शिशु घर क्या किया जाएगा, आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब शिशु घर का यहाँ पे सुविधा दिया जाएगा जहाँ पे बच्चों को आप रख सकते हैं काम करते समय। जैसे 50 महिलाएं हैं, इसमें से 10 महिलाएं अपने साथ जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लेकर के आ रही हैं अपने साथ में। तो इन 10 बच्चों को क्या करने के लिए, रखने के लिए यहाँ पे एक शिशु घर बनाया जाएगा जिसमें उन बच्चों को रखा जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो है एक क्या किया जाएगा, महिला का भी नियुक्ति किया जाएगा। यहाँ पे जो काम करने आई है 50 महिला, उन्हीं में से एक महिला को यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा इन बच्चों के देखभाल के लिए। और इस महिला के लिए भी ना किसी को प्राथमिकता दिया जाता है। और वो कौन रहती हैं, तो ऐसी महिलाएं जो कि क्या की हैं, जो मैलाड होने का काम कर चुकी हैं या फिर कहीं तस्करी से बच करके आई हुई हैं। होता है ना महिला तस्करी, वहाँ से बच करके आई हैं, या फिर कहीं नाली वाली साफ कर रही हैं, मैला ढोने का कार्य कर रही हैं। तो ऐसे जो महिलाएं रहती हैं उनको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाता है कि वो लोग जो है इन शिशुओं का ध्यान रखें और यहाँ पे उनको काम करना ना पड़े, क्योंकि पहले से ही वो लोग क्या कर सकते हैं, शोषण का शिकार
हो चुके हैं पहले से ही, तो इसलिए उनको जो है थोड़ा सा यहाँ पे रियायत दिया जाता है। तो इनको यहाँ पे थोड़ा प्राथमिकता मिलता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर शिशु घर की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। अगला देखेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सितंबर 2024 तक मनरेगा के तहत कितने लाख परिवार पंजीकृत किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36.38 लाख जो परिवार हैं वो पंजीकृत किए गए हैं सितंबर 2024 तक। ये आप लोगों का लेटेस्ट जो आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है वो हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 36.38 लाख परिवार क्या किए गए हैं, यहाँ पे पंजीकृत किए गए हैं। अगला है क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवार की संख्या लाख में है। तो सितंबर 2024 तक मनरेगा के तहत कितने परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, तो इसका संख्या हो जाएगा लाख में 21.17, मतलब 21,17,000 परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध किया जा चुका है सितंबर 2024 तक। ध्यान में रहेगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सितंबर 2024 तक मनरेगा के तहत सृजित मानव दिवस लाख में है। तो कितना मानव दिवस सृजित किया गया है सितंबर 2024 तक मनरेगा के तहत, तो 811.18 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है। यदि करोड़ में पूछा जाए तो 8.1118 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जा चुका है सितंबर 2024 तक मनरेगा के तहत। चलिए अगला देखेंगे, सितंबर 2024 तक मनरेगा के तहत उपलब्ध कराए गए रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत है। तो महिला कितनी है, तो महिलाओं का प्रतिशत है सितंबर 2024 तक 55.31%। तो जैसे क्या किया गया है, यहाँ पे 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, तो उसमें से 55.31 लोग क्या हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं। तो महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 55.31, ठीक है, सितंबर 2024 तक मनरेगा के तहत। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्धता में 100 दिवस पूर्ण परिवारों की संख्या है। तो 100 दिवस का रोजगार जो है दिया जा चुका है, ऐसे परिवार कितने हैं मनरेगा के तहत सितंबर 2024 तक, तो 58,699, ठीक है। तो 58,699 परिवारों को सितंबर 2024 तक मनरेगा के तहत 100 दिवस का जो है क्या किया जा चुका है, रोजगार दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मनरेगा के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, तीनों कथन जो है यहाँ पे सत्य हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध राशि करोड़ में कितना है, तो 3076.92 करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए कितना, 3076.92 करोड़ रुपए क्या किया गया है, यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है 2024-25 में। वहीं सितंबर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 में सितंबर 2024 तक इसमें से खर्च कितना हुआ है, जो 3076.92 करोड़ है उसमें 2944.33 करोड़ रुपए, मतलब कि 2944.33 करोड़ रुपए यहाँ पे क्या किए जा चुके हैं, खर्च किए जा चुके हैं इसमें से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और स्वीकृत कार्य संख्या क्या है, तो 4.26, ये बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन, मनरेगा में केंद्र सरकार ने उन ग्रामीण क्षेत्रों जो सूखा या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए गए हैं में जॉब कार्ड धारकों को एक वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त खालिस्तान दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इसी वीडियो में डिस्कस किया था कि केंद्र सरकार जो है सामान्य क्षेत्र में 100 दिन का क्या कर रहा है, रोजगार दे रहा है। वहीं जो वन अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं, मतलब वन अधिकार पत्र धारक जो क्षेत्र हैं, उनको 150 दिन का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब कि इससे 50 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे अतिरिक्त। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि सूखा और आपदा, जो प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्र हैं, उनको भी 150 दिन का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। हमने डिस्कस किया है इसी वीडियो में। तो ये जो है सामान्य क्षेत्र से कितना अधिक है, तो 50 दिन का यहाँ पे भी एक्स्ट्रा। तो कितने, 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त 50 दिन का क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अकुशल शारीरिक श्रम उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 50 दिन, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 50 दिन। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत कामगार को अधिमानतः उसके निवास स्थान से कितने किलोमीटर के अंदर काम दिया जाएगा। तो यदि आप लोग
जॉब कार्ड धारक हैं, जॉब कार्ड आपके पास है और आप लोग आवेदन करते हैं मनरेगा में कार्य करने के लिए, आवेदन कर दिए और आपको यदि वह कार्य भी दे देता है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत कार्य भी दे देता है, तो वो जो कार्य है वो कुछ कंडीशन होना है, ठीक है। वो आपको जो है 50 किलोमीटर दूर नहीं भेज सकता अपने घर से। आपका घर यहाँ पे है मान के चलिए, तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर नहीं भेजेगा। वो आपको जो है मैक्सिमम कितना 5 किलोमीटर तक भेज सकता है। यदि उससे अधिक भेजता है, जैसे 6 किलोमीटर भी यदि भेज देता है, आपके घर से 6 किलोमीटर दूर है जो कार्यस्थल है वह, तो उसके लिए आपको क्या करेगा, वो आपका जो मजदूरी है जो 243 रुपये है उसका 10% आपको क्या करेगा, वो यहाँ पे यात्रा भत्ता देगा। तो यात्रा भत्ता कितना दिया जाएगा, यदि 5 किलोमीटर से अधिक है तो आपका जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसका 10% आपको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। और ज़्यादातर देखा गया है कि 5 किलोमीटर के अंदर ही, कितने 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको काम दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अधिकतर जो है 5 किलोमीटर के अंतर्गत आपको काम दिया जाता है। और जो काम दिया जाता है, जो कार्य क्षेत्र है, वो आपके ब्लॉक में होना अनिवार्य है, जिस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं। जैसे मान के चलिए एक ब्लॉक है पत्थलगांव ब्लॉक, तो पत्थलगांव ब्लॉक में ही आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे कार्य दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये पत्थलगांव ब्लॉक है, आपका घर यहीं पे है एकदम बॉर्डर में, तो आपको 5 किलोमीटर दूर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि इधर 5 किलोमीटर दूर दे सकता है, वो इधर 5 किलोमीटर दूर दे, यहाँ दे, इधर कहीं भी दे दे, लेकिन इधर वो नहीं देगा। आपके ब्लॉक के अंदर में ही आपको मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये अनिवार्य कंडीशन है। अनिवार्य क्या है कि ब्लॉक के अंदर में ही आपको दिया जाएगा और 5 किलोमीटर के अंतर्गत ही आपको देने का वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं। यदि 5 किलोमीटर से अधिक है तो यात्रा भत्ता कितना 10% दिया जाएगा, जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसका, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत यदि किसी कामगार को उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर काम आवंटित किया जाता है तो वह न्यूनतम मजदूरी दर का कितना प्रतिशत अतिरिक्त यात्रा भत्ता पाने का अधिकार होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना 10%। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 243 रुपया मान के चलिए उसका न्यूनतम मजदूरी दर है, तो उसका जो है 10%, मतलब कि 10% ये हो गया इसका, तो 24.3 इतना रुपए उसको यात्रा भत्ता दिया जाएगा यदि 5 किलोमीटर से अधिक आपको यहाँ पे काम करने के लिए भेजा जाता है। तो चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते के दावे को अस्वीकृत किया जा सकता है यदि आप लोग जो है क्या करते हैं, बेरोजगारी भत्ता मांगते हैं। जैसे आप लोग 15 दिन तक काम किए, काम मांगे, आवेदन किए, 15 दिन हो गया, उसके बाद भी आपको काम नहीं दिया गया, तो आप लोग बेरोजगारी भत्ते के लिए क्या हैं, दावेदार हैं। मतलब आप लोग बेरोजगारी भत्ता मांग सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें आप लोग यदि बेरोजगारी भत्ता मांगते हैं तो उसको अस्वीकृत किया जा सकता है। कब, आप लोग बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं लेकिन उसको अस्वीकृत किया जाएगा, कब, तो उसी को यहाँ पे दिया गया है। देखिए, यदि कोई आवेदक जो उसके परिवार को उपलब्ध कराए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करता है। जैसे आप लोग काम मांगे, 1 मार्च को काम मांगे, 15 मार्च तक आपने देखा आपको कोई भी काम नहीं मिला, लेकिन इस बीच में एक काम आया था जिसको आपने ठुकरा दिया। जैसे नाली साफ करने का काम आया, फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो इसको आपने ठुकरा दिया, तो इसके लिए आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि आप काम मांगे हैं और आपको 15 दिनों तक कोई भी काम नहीं दिया गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने उसको अस्वीकार कर दिया, कोई भी काम नहीं दिया गया, तभी आप लोग बेरोजगारी भत्ता के लिए क्या है, यहाँ पे पात्र हैं। यदि आपने ठुकरा दिया है काम को तो आप पात्र नहीं होंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है। यदि उसको जो है उपलब्ध कराया गया है कोई रोजगार और उसको आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे बेरोजगारी भत्ते से स्वीकृत किया जा सकता है। दूसरा, क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए गए 15 दिनों के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है। मान के चलिए आपको कोई काम सौंपा गया, जैसे तालाब खोदने का यहाँ पे कार्य चल रहा है, आप आ जाना। 1 मार्च को आपने काम मांगा, 3 मार्च को आपको काम दे दिया गया कि आप जो है यहाँ पे आकर के काम कर सकते हैं, तालाब खुदाई हो रहा है। 3 मार्च को आपको क्या किया गया है, बोला गया है कि आप आ सकते हैं काम करने के लिए। अब ये जो 3 मार्च के बाद आप लोग 15 दिन जोड़ लीजिए, 15 दिन कितना, 18 मार्च। तो 18 मार्च तक आपने रिपोर्टिंग ही नहीं किया कि मैं काम करूंगा या काम नहीं करूंगा तालाब खोदने का, आपने कोई रिपोर्टिंग ही नहीं किया, तो उसके लिए आपको क्या नहीं किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। वो आपके लापरवाही की वजह से क्या किया गया है, आपको वहाँ पे रोजगार नहीं मिला है। इसलिए यदि क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा अधिसूचित, मतलब जारी किया गया 15 दिन के भीतर कार्य के लिए आप लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं तो भी आपको यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा यहाँ पे आप लोग देखेंगे, क्रियान्वयन एजेंसी से अनुमति लिए बगैर 1 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार काम पर नहीं आता है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे आपको काम चल रहा है और आप लोग जो है
1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक काम चला मार्च में, 1 से 20 मार्च तक, और आप लोग 3 से लेकर के सीधा 11 या फिर 12 तारीख मतलब 7 दिन से अधिक आप लोग बीच में अनुपस्थित हैं, एब्सेंट रह गए, और आपने जो है क्रियान्वयन एजेंसी को कोई भी यहाँ पे सूचना नहीं दिया है, मतलब उनसे अनुमति नहीं लिया है, और आप लोग एब्सेंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो है बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, आप लोग इसके दावेदार नहीं हैं। तो ये तीनों कंडीशन जो है फुलफिल करता है, इन तीनों कंडीशन में आप जो है बेरोजगारी भत्ते के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है यहाँ, मनरेगा के तहत कोई व्यक्ति किसी माह में कुल मिलाकर 1 सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो वह खालिस्तान माह की अवधि के लिए इस अधिनियम के तहत देय बेरोजगारी भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं होगा। मतलब यदि आप लोग 1 माह में 1 हफ्ता से अधिक, 1 सप्ताह से अधिक आप लोग क्या हैं, एब्सेंट हैं, 1 माह से आप लोगों का कार्य चल रहा है और उसमें आप लोग 1 माह में कुल मिलाकर 1 सप्ताह से अधिक यदि एब्सेंट होते हैं, जैसे 8 दिन एब्सेंट हो गए, तो आप लोग जो है अगले 3 महीने तक बेरोजगारी भत्ता मांगने के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब आप लोग बेरोजगारी भत्ता नहीं मांग सकते। ठीक है, अगले 3 माह यदि आप लोग मान के चलिए आवेदन किए हैं काम के लिए और 15 दिन तक आपको काम नहीं दिया गया, तो ऐसा नहीं कि आप लोग 16वें दिन क्या करेंगे, बेरोजगारी भत्ता मांगेंगे, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग जो है 1 हफ्ता से अधिक एब्सेंट रह चुके हैं 1 महीने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीने तक आप लोग क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे बेरोजगारी भत्ते का दावा नहीं कर सकते 3 महीने के लिए। यदि 1 महीने में 1 सप्ताह से अधिक आप लोग एब्सेंट हैं तो इसको आपको याद रखना है। ये सभी जो है बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसको याद रखना है आपको सभी को। मनरेगा के तहत कामगारों द्वारा बेरोजगारी भत्ते की मांग के लिए किसको आवेदन कर सकते हैं? अब मनरेगा के तहत जो भी कार्य कर रहा है वो बेरोजगारी भत्ते की मांग किससे करेगा? तो किससे करेगा बेरोजगारी भत्ते की मांग? तो आवेदन किसको करेगा? तो ग्राम पंचायत को करेगा। ठीक है, ग्राम पंचायत को आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टार मार्क लगा लीजिए, जो भी बेरोजगारी भत्ता है वो आप लोग ग्राम पंचायत से मांग सकते हैं। आप लोगों को 15 दिन तक काम नहीं दिया गया आवेदन करने के पश्चात, तो आप लोग बेरोजगारी भत्ता किसको मांगेंगे, आवेदन किसको देंगे बेरोजगारी भत्ते के लिए? तो ग्राम पंचायत को देंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मनरेगा के तहत कार्यरत चोटग्रस्त कामगार को उसे राज्य सरकार अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करेगी, जिसमें आवास, उपचार, औषधियाँ एवं दैनिक भत्ते का भुगतान करेगी, जो मजदूरी दर के कम से कम खालिस्तान होगा। मतलब यदि मनरेगा के तहत कोई कार्य कर रहा है, जैसे तालाब खुदाई का कार्य चल रहा है, अब फावड़े से कोई क्या कर रहा है, वहाँ पे तालाब खुदाई कर रहा है और गलती से उसका फावड़ा उसके पैर में लग गया। अब पैर में लग गया मतलब वो चोटग्रस्त हो गया, उसका पैर में लग गया मतलब किसी व्यक्ति का पैर में लग गया, वो चलने नहीं सक रहा है, घाव हो गया उसके पैर में, तो उसको क्या कराएगा, राज्य सरकार ही क्या कराएगा, अस्पताल में उसको भर्ती कराएगा, और उसको जो है वहाँ पे जो खर्चा होगा उसके उपचार में, उसके औषधि में, उसके रहने में, उसको वहाँ पे वो क्या करेगा, राज्य सरकार ही उस खर्च का वहन करेगा, उस व्यक्ति का जितना भी खर्च होगा उसको। और साथ ही साथ उसको जो दैनिक भत्ता है, जैसे 243 रुपये अभी उसका क्या है, दैनिक भत्ता है, उसका कम से कम उसको 50% दिया जाएगा, कम से कम 50। यदि राज्य सरकार चाहे तो उससे अधिक भी दे सकता है, लेकिन 50% देना अनिवार्य है। मतलब दैनिक भत्ते का भुगतान करेगी, कितना दैनिक भत्ते का कितने का भुगतान करेगी, तो कम से कम आधे का, मतलब कि 1/2, कम से कम आधे 50%, मतलब 121.5 रुपये कम से कम उसको दिया जाएगा जब तक वह हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, मान के चलिए 1 हफ्ते तक वह एडमिट रहा, यदि एडमिट नहीं रहता तो वो 243 रुपये वाला कार्य करता कि नहीं प्रतिदिन, लेकिन अब नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए राज्य सरकार क्या करेगी, कम से कम उसको 50% जो उसका न्यूनतम मजदूरी दर है उसको हॉस्पिटल में जब तक वह एडमिट है तब तक देगी प्रत्येक दिन। ठीक है, और उसका जितना भी उपचार है, औषधि का, ये रहने का, वो सब वहाँ पे खर्च को राज्य सरकार ही वहन करेगी। तो इसमें याद रखेंगे आप लोग राज्य सरकार और 50%। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ, ग्राम पंचायत किसकी सिफारिशों के अनुसार किसी योजना के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई जाने वाली परियोजना की पहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के सिफारिश के अनुसार कोई भी यदि योजना आता है जिसके अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए शुरू की जाने वाली जो परियोजना है उसकी पहचान करेगा और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। तो उत्तरदायी कौन होगा, ग्राम पंचायत होगा, और किसकी सिफारिश पर कार्य करेगा, तो ग्राम सभा की। इसी को यदि क्वेश्चन को घुमाएगा तो किस तरीके से घुमा सकता है, तो कौन जो है ग्राम सभा की सिफारिशों के अनुसार किसी योजना के अधीन, सेम है क्वेश्चन। ठीक है,
और कौन उत्तरदायी होगा? तो ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगा और किसके? ग्राम सभा के सिफारिशों के अनुसार वह कार्य करेगा। ठीक है, इसी को यहाँ पे बोला गया है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया हम क्वेश्चन को। अगला आप लोग देखेंगे, मनरेगा के तहत मजदूरी संबंधी किसी भी प्रकार का भुगतान तब तक नगद नहीं किया जाएगा जब तक खालिस्तान सरकार द्वारा विशेष रूप से इसकी अनुमति नहीं दे दी गई हो। तो इसका आंसर क्या होगा? जब तक आप लोगों का केंद्र सरकार, जो भारत सरकार है, वह जब तक आपको अनुमति, विशेष अनुमति नहीं दे देता है, तब तक आप लोग क्या करेंगे? मनरेगा का जितना भी मजदूरी है, जो मजदूरी है, उसको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे? भुगतान करेंगे। उनका जो बैंक अकाउंट रहता है ना, उसमें आपको क्या करना पड़ता है? बैंक अकाउंट में पैसा देना पड़ता है, बैंक अकाउंट में ही सीधा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इसी को बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इसको आप लोग नगद में नहीं दे सकते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। इसलिए इस भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, इस शोषण से बचाने के लिए मजदूरों को क्या किया जाता है? डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा जो है बैंक ट्रांसफ़र क्या किया जाता है? उनका जो मजदूरी रहता है उसको किया जाता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे नगद को भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, नगद रूप से भी जो है उनके वेतन का भुगतान का स्वीकार किया गया है। वो कौन से जगह है उसको हम लोग अभी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मनरेगा के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य के किन जिलों के ग्राम पंचायतों में नगद मजदूरी भुगतान करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है? तो देखिए, इसी को मैं अभी बता रहा था आपको। तो जो आप लोगों का इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हीं में जो है केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है किसके लिए? नगद मजदूरी भुगतान करने के लिए। जैसे आप लोगों का, यदि आप लोग छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में जाते हैं, तो आपका नारायणपुर हो गया, बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये जो 4 जिले हैं, ये इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत आते हैं। कौन कौन से जिले? नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये 4 जिले इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत आते हैं। तो इन 4 जिलों में जो है नगद मजदूरी भुगतान करने का अनुमति दिया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। अभी हम लोग देखें कौन विशेष अनुमति देगा, तो भारत सरकार ही इसका अनुमति देगा कि आप लोग नगद में इसका भुगतान कर सकते हैं। और इसका भी कारण है, क्योंकि यदि आप लोग जाएंगे नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, तो यहाँ पे जो है बैंक का सुविधा उतना अच्छा नहीं है, उतना डेवलप नहीं हो पाया है बैंकिंग सुविधा, ATM उतना अधिक नहीं है। इसलिए इन लोगों को क्या किया जाता है? यहाँ पे नगद भुगतान किया जाता है। जनरली जब भी नगद भुगतान किया जाता है तो इसका जो है वीडियो रिकॉर्ड भी किया जाता है, ताकि कोई भी यहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो सके। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इनको वेतन का भुगतान किया जाता है, मजदूरी का, जो मनरेगा वाले रहते हैं उनको। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान है, तो दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर, इन सभी जगहों में जो है अनुमति प्रदान की गई है नगद मजदूरी भुगतान के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि कहाँ पे प्रदान नहीं किया गया है अनुमति, तो कोंडागांव और बस्तर में प्रदान नहीं किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी इन जिलों में बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, इन सभी जिलों में जो है भारत सरकार ने अनुमति दिया है कि आप लोग जो है नगद मजदूरी भुगतान कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 की मनरेगा दर वर्ष 2023-24 की तुलना में कितनी अधिक है? तो अभी हम लोग देखें 2024-25 में 243 रुपये है और 2023-24 में 221 रुपये था। तो यहाँ से कितना का वृद्धि हुआ? 22 रुपये का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 रुपये का वृद्धि हुआ है। अगला है क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी भुगतान खालिस्तान के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग चीज़ होता है। सबसे पहले तो आपका जो केंद्र सरकार रहता है वो क्या करता है? 100 दिन का भुगतान करता है। हम लोग जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में 150 दिन मनरेगा सामान्य क्षेत्र में दिया जा रहा है, मनरेगा दिवस इतना दिन का, 150 दिन का। तो आपका केंद्र सरकार कितना का वो खर्च वहन करेगा? 100 दिन का। तो ये 100 दिन का जो खर्च है उसको वो किसको देता है? केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार को देगा, राज्य सरकार के खाते में आएगा और ये राज्य सरकार फिर किसको देगा? जो हितग्राही हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे भेजेगा पैसा। तो केंद्र सरकार राज्य को पैसा किस माध्यम से देता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, EFMS मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब भी क्वेश्चन आए यहाँ पे कि मनरेगा के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को किस माध्यम से भुगतान करता है, तो EFMS। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य सरकार मजदूरों को किस माध्यम से मजदूरी भुगतान करता है, तो NEFMS मतलब कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से क्या किया जाता है? यहाँ पे भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो यदि जब क्वेश्चन पूछा जाए
कि केंद्र जो है राज्य को कैसे भुगतान करता है, तो EFMS मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। और वहीं यदि पूछा जाए कि मजदूरों को जो है मजदूरी कैसे भुगतान किया जाता है, तो NEFMS। तो EFMS दोनों में है, लेकिन मजदूरों के में N आ जाता है, क्या, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जितना भी ये आप लोगों का पैसा ट्रांसफर होता है उसका जानकारी कहाँ पे रखा जाता है, तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो PFMS में क्या किया जाता है, यहाँ पे जो आप लोग मजदूरों को भुगतान कर रहे हैं, जो केंद्र राज्य को भुगतान कर रहा है, उसका जो है यहाँ पे ब्यौरा रखा जाता है, किसमें, तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। NEFMS के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी भुगतान की जाती है। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, मनरेगा के अंतर्गत राज्य सरकार को सामग्री व प्रशासनिक भुगतान खालिस्तान के माध्यम से होता है। तो देखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार को सामग्री और प्रशासनिक भुगतान किसके माध्यम से करता है, तो अभी हम लोग देखें EFMS। तो EFMS मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जो है केंद्र राज्य को भुगतान करती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है यहाँ, मनरेगा के अंतर्गत बेयरफुट तकनीशियन के चयन के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगे। तो बेयरफुट तकनीशियन जो अभी हम लोग देखे थे BFT, ठीक है, BFT जो हम लोग देखे थे इसी वीडियो में, उसके चयन के लिए जो पात्रता मानदंड है वो क्या क्या है उसको आपको बताना है। तो देखिए, वो जो व्यक्ति जो BFT के लिए चुना जाएगा कम से कम 10वीं तक शिक्षित होगा। ये बिल्कुल सही है, कम से कम वह 10वीं तक क्या होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, 10वीं को उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, उसका नाम परिवार के जॉब कार्ड में होना चाहिए। जो जॉब कार्ड आप लोग बनाते हैं उसमें जो सदस्यों के नाम रहते हैं उसमें इसका नाम होना चाहिए, मतलब कि वह वयस्क होना चाहिए, 18+ होना चाहिए। आगे आप लोग देखेंगे, वह सक्रिय कामगार परिवार में से एक होना चाहिए। सक्रिय किसे बोला गया है, वर्तमान वित्तीय वर्ष जो चल रहा है, जैसे अभी 2024-25 का चल रहा है, ये वर्तमान वित्तीय वर्ष है। और इससे पहले जो 2 वित्तीय वर्ष हैं, 2023-24 और जो 2022-23 था, इसमें भी जो हो वो क्या है, कार्य किया हो। इन दोनों वर्षों में, विगत 2 वर्षों में वो कार्य किया हो और अभी भी वह क्या है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्य कर रहा हो। तो ये तीनों यदि क्राइटेरिया कोई फुलफिल करता है तो उसको जो है BFT के लिए पात्र माना जाता है। तो 10वीं पास होना चाहिए और उसका जॉब कार्ड में नाम भी होना चाहिए और वह सक्रिय कामगार परिवार में से एक होना चाहिए। तो उसके परिवार के लोग जो है विगत 2 वर्षों से काम कर रहे हों और वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी वो लोग सक्रिय हों, ऐसा यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन अमृत सरोवर के संबंध में सत्य कथन है। तो इसके संबंध में आपको कुछ याद रखना है कि इसका जो है शुरुआत कब किया गया था, तो 24 अप्रैल 2022 को इसका शुरुआत किया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि भारत में जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में जो है 75 तालाब बनाए जाएं। मतलब प्रत्येक जिले में जैसे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, तो इन 33 जिलों में जो है 75 तालाब बनाए जाएं, 75 सभी जिलों में। ठीक है, तो 75 × 33 मतलब छत्तीसगढ़ में इतना तालाब यहाँ पे बनाया जाना है। ठीक, अभी के अनुसार यदि हम लोग देखें तो, और ये तालाब को बनाएगा कौन, तो मनरेगा में जो मजदूरी कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा यह बनाया जाएगा। इसलिए ये जो है मनरेगा के संबंध से रिलेटेड है और इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो 24 अप्रैल 2022 को इसका शुरुआत किया गया और भारत के प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाए जाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, या फिर यदि पहले से तालाब है तो उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। और जो तालाब हैं उनको जो है 1 एकड़ में बनाया जाएगा। और ये जो 1 एकड़ में जो तालाब बनाया गया है इसका क्षमता कितना होना चाहिए, तो 10,000 मीटर क्यूब ये पानी क्षमता रखना चाहिए। तो 10,000 मीटर क्यूब यदि पानी का क्षमता है तो ठीक है, और नहीं तो उससे कम है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पुनरुद्धार करके उसको इस क्षमता तक बनाएंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। तो इसमें जो है पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों जो है यहाँ पे सत्य कथन है मिशन अमृत सरोवर के संबंध में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा खालिस्तान को जल दूत ऐप का शुभारंभ किया गया। कब शुभारंभ किया गया जल दूत ऐप का, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। जल दूत ऐप जो है आपका वर्ष, सबसे पहले तो महीना आप लोग याद रखेंगे, 29 सितंबर को इसको क्या किया गया था,
चालू किया गया था। कौन से वर्ष में? तो वर्ष 2022 में, 29 सितंबर 2022, 29 सितंबर 2022 को जो है आपका जो जलदूत ऐप है इसका शुभारंभ किया गया था। आपको याद रखना है इसको, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है प्रत्येक गांव में 2 से 3 खुले कुओं का जल स्तर नापा जाता था और उनका अक्षांश और देशांतर की जानकारी सहित ऐप में अपलोड किया जाता था। मतलब ये जो जलदूत ऐप है इसमें होता क्या है, जैसे गांव में 2-3 कुओं का क्या किया जाएगा, जल स्तर नापा जाएगा, कितना पानी इसमें भरा हुआ है और ये जो कुआं है ये कहाँ पे स्थित है। तो लोकेशन जब आप लोग देखते हैं तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको देखने को मिलता है। तो ये जो कुआं का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है उसको यहाँ पे इस ऐप में अपलोड किया जाता था, ठीक है, कि इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड में जो कुआं है इसका जो क्या है जल स्तर है वो कितना है उसको यहाँ पे ऐसे इस ऐप में अपलोड कर दिया जाता था। किसमें? जलदूत ऐप में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कब स्टार्ट किया गया था? तो 29 सितंबर 2022 को इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग याद रखिएगा डेट को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत वयस्क व्यक्ति जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं जॉब कार्ड के लिए किसके समक्ष आवेदन करेंगे? तो हम लोग देखे हैं इसी वीडियो में कि जो जॉब कार्ड रहता है उसमें आप लोग क्या करते हैं, पूरा अपना जितना भी जानकारी है उसको देंगे और अपने परिवार में जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं उन सभी का आपको यहाँ पे जानकारी देना होता है, ताकि आप लोग जॉब कार्ड के माध्यम से मनरेगा के तहत कार्य प्राप्त, रोजगार प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो ये जो जॉब कार्ड है इसके लिए जो आप लोग यहाँ पे आपका आवेदन देंगे वो किसके समक्ष देंगे? तो ग्राम पंचायत के समक्ष में देंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के समक्ष आपको आवेदन देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जाँच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे आवेदन प्राप्ति की तारीख से खालिस्तान दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी करे। तो आपका जो जॉब कार्ड आप लोग मान के चलिए 1 मार्च को अप्लाई कर रहे हैं जॉब कार्ड के लिए, तो आपको जो है 15 दिन के भीतर, मतलब कि 15 दिन मतलब 15 मार्च तक आपको क्या करेगा, वो आपका जॉब कार्ड को जारी कर देगा। जो ग्राम पंचायत है जो भी जांच करना है वो करे। उसके बाद जो है यदि सही है सभी आपका डॉक्यूमेंट, तो 15 दिन के भीतर आपको क्या कर देगा, वो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 15। तो 15 दिन के भीतर आपको जो है वो जॉब कार्ड जारी कर देगा। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लें, जो आगे आप लोगों का यहाँ पे काम आएगा, कि आपका मान के चलिए 15 मार्च को जारी कर दिया गया, ठीक है, 15 मार्च 2025 को जॉब कार्ड आपका जारी कर दिया गया ग्राम पंचायत के द्वारा। तो ये जो है 5 साल के लिए ही क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। 5 वर्ष तक ही आप लोग इससे काम प्राप्त कर सकते हैं मनरेगा के तहत। जैसे आप लोगों का रोजगार पंजीयन रहता है उससे आप लोग क्या करते हैं, 3 वर्ष तक ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। वैसे ही आपका जो ये क्या है जॉब कार्ड है उसको भी आपको 5 वर्ष के बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। जैसे 15 मार्च 2025 को किए हैं तो 5 वर्ष बाद मतलब कि 15 मार्च 2030 को आपको क्या हो जाएगा, ये जो भी वैलिडिटी है इसका जॉब पाने का वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 15 मार्च 2030 को जब भी इसका वैलिडिटी समाप्त होता है आपका जॉब कार्ड का, इसको 1 महीने के भीतर मतलब 15 अप्रैल 2030 तक आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। किसी भी हालत में 2030 तक 15 अप्रैल 2030 तक इसको क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। और जैसे ही आप लोग इसको रिन्यू करा लेंगे ये फिर से 5 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए वैलिड हो जाएगा। मतलब 5 वर्ष फिर आप इससे जो है काम प्राप्त कर सकते हैं मनरेगा के तहत। तो ऐसा आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, मनरेगा के अंतर्गत परिवार रोजगार कार्ड के संबंध में सत्य कथन है, मतलब वही जॉब कार्ड के संबंध में सत्य कथन है। तो परिवार रोजगार कार्ड जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष के लिए वैध होगा। बिल्कुल सही, 5 वर्ष तक के लिए आपका ये वैलिड है। फिर उसके प्रत्येक 5 वर्ष समाप्ति के बाद 1 माह के भीतर जो मैंने आपको बताया, जैसे 15 मार्च को समाप्त हुआ उसके बाद इसको जो है आपको 15 अप्रैल तक क्या कराना पड़ेगा, ग्राम पंचायत द्वारा फिर से इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, नवीनीकृत किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत ही इसको क्या करेगा, रिन्यू करेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको मैं नहीं बता पाया था कि ग्राम पंचायत ही रिन्यू करेगा और ये फिर से क्या हो जाएगा, 5 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य कथन कौन सा है, ए और बी दोनों सत्य है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखेंगे आप लोग क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत परिवार रोजगार कार्ड प्राप्त न होने पर जारी किए गए किसी भी परिवार रोजगार कार्ड पर अथवा परिवार रोजगार कार्ड की प्रविष्टि पर आपत्ति होने पर कोई भी आपत्तिकर्ता खालिस्तान के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पे एक केस बनता है, आप लोग जो है 1 मार्च को क्या किए, ग्राम पंचायत में
जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किए, लेकिन 15 दिन के भीतर उसको क्या करना है, आपका जॉब कार्ड जारी करना है। लेकिन कुछ कारणवश जो है वो क्या कर दिया, आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसको गलत है, ऐसे करके आपका जॉब कार्ड जारी नहीं किया। तो इसके लिए जो है आप लोग आपत्ति जताएंगे, और किसके समक्ष आप लोग इस आपत्ति को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। किसके समक्ष में आपत्ति को प्रस्तुत करेंगे, जो ग्राम पंचायत के लिए आपका जो आपत्ति है कि इसने जो है मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसको खारिज कर दिया, मेरे को जो है जॉब कार्ड जारी नहीं किया, ये आप किसको बताएंगे। तो ये जो है आप लोग जो ग्राम पंचायत जिसमें आप रह रहे हैं उसके सरपंच को इसको क्या करेंगे, आप लोग सूचित करेंगे। मतलब संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच के समक्ष आप लोग जो है आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर इसको जो है ये जो आप लोगों का ग्राम पंचायत का जो सरपंच है ये 7 दिन के भीतर, मतलब कि 1 सप्ताह के भीतर इसको क्या करेगा, 1 सप्ताह के भीतर इसका निवारण करेगा, जो भी आपका आपत्ति है उसको, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी को यहाँ पूछा गया, मनरेगा के अंतर्गत सरपंच द्वारा कितने दिन में परिवार रोजगार कार्ड, जिसको हम लोग जॉब कार्ड बोलते हैं, संबंधी आपत्ति का निराकरण किया जाकर आपत्तिकर्ता को अवगत कराया जाएगा। तो कितने दिनों में, तो 7 दिनों में आपका यहाँ पे क्या किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। जो आपका ग्राम पंचायत में जो निर्णय लिया गया है उससे यदि आप लोग असंतुष्ट हैं तो अपने संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच के समक्ष में आप लोग क्या करेंगे, उसको रखेंगे, आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। फिर जो सरपंच है उसको 7 दिनों में क्या करेगा, जो आपत्ति है उसका निराकरण करेगा और आपको अवगत कराएगा। मान के चलिए कि जो सरपंच के द्वारा लिया गया जो निर्णय है उससे भी यदि आप लोग असंतुष्ट हैं, सरपंच कोई निर्णय लिया उससे भी यदि आप लोग असंतुष्ट हैं तो फिर किसके समक्ष में आप लोग इसको आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। तो अब आप लोग किसके समक्ष करेंगे, तो कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष में करेंगे। और ये कार्यक्रम अधिकारी कौन होगा, तो जनपद का सीईओ होगा, इसके समक्ष में आप लोग आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि जनपद सीईओ का जो निर्णय आएगा उससे भी यदि आप लोग असंतुष्ट हैं तो अब आप लोग किसके समक्ष में आपत्ति प्रस्तुत करेंगे, तो अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के सामने में आप लोग इसको क्या करेंगे, आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। मतलब कि कार्यक्रम अधिकारी का जो निर्णय लिया गया है उसके संबंध में आप लोग असंतुष्ट हैं तो आप लोग जो है अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के सामने में क्या कर सकते हैं, आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि जिला का सीईओ होगा। ये जिला का क्या होता है, सीईओ होता है, और ये जनपद का सीईओ होता है, कार्यक्रम अधिकारी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और जो सरपंच से आप लोग असंतुष्ट हैं तो 7 दिनों के भीतर आपको इसको किसके समक्ष में रखना पड़ेगा आपत्ति, तो कार्यक्रम अधिकारी। वैसे ही सेम यदि जनपद के द्वारा, जनपद सीईओ के द्वारा कोई भी आप लोगों का डिसीजन लिया गया है, निर्णय, उससे यदि आप लोग असंतुष्ट हैं तो 7 दिनों के भीतर आपको जो है ये जो अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक है उसके समक्ष में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 दिनों के भीतर में आपत्ति रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे बताया गया है। आगे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है, यदि 7 दिनों के भीतर आपको यहाँ पे अपील करना है सरपंच के विरुद्ध, किसके समक्ष करेंगे, तो कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध, इसके समक्ष, कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष। यहीं आगे क्वेश्चन में देखेंगे, मनरेगा के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी द्वारा परिवार रोजगार कार्ड संबंधी आपत्ति पर दिए गए निर्णय से असंतुष्ट होने पर व्यक्ति किसके समक्ष 7 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निराकरण 1 सप्ताह में करना होगा। तो यदि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा दिया गया निर्णय को आप लोग असंतुष्ट हैं तो अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष में क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे अपना आपत्ति प्रस्तुत करेंगे, जो कि आप लोगों का जिला का क्या रहता है, सीईओ रहता है। कौन रहता है, ये जिला का सीईओ रहता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ, जॉब कार्डों को विधिवत सत्यापन के बाद केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब, जो आप लोग जॉब कार्ड यहाँ पे पाए हैं वो जो जॉब कार्ड है उसको कब रद्द किया जा सकता है, जब आप लोग जो है, आपका जो परिवार है वह स्थायी रूप से ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में क्या कर लिया, वो पलायन कर लिया। मतलब क्योंकि आप लोगों का ये जो मनरेगा है, मनरेगा ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही आप लोगों के लिए क्या है, लागू किया गया है, और आप लोग जो है स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में पलायन कर चुके हैं तो अब आपके लिए क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा जो जॉब कार्ड है वो। ठीक है, तो ये पहला सही है। दूसरा, यदि आप लोग डुप्लीकेट जॉब कार्ड सिद्ध हो चुका है, जो आपका जॉब कार्ड है वो डुप्लीकेट सिद्ध हो गया है, तो भी आप लोग क्या हो जाएगा, ये जो सत्यापन है वह रद्द हो जाएगा, और इसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत किया जाएगा, आप किया गया हो मान के चलिए आपका जॉब कार्ड, और वो पता चल जाता है तो इसको भी क्या कर दिया जाएगा, विधिवत सत्यापन के बाद रद्द कर दिया जाएगा। और यदि कोई परिवार
दूसरे ग्राम पंचायत में पलायन कर जाता है, मतलब आप लोग एक ग्राम में है जैसे मधुबन में, वहाँ से आप लोग चले जाते हैं सागरपाली में, तो यहाँ से आप लोग मधुबन से सागरपाली चले गए तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे ग्राम पंचायत चेंज हो गया। तो आप लोगों को जो है जो आपका जॉब कार्ड है उसको भी यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, रद्द कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी ग्राम पंचायत से आपका जो है स्थानीय निवासी होना आवश्यक है जहाँ आपका जॉब कार्ड बना है, ठीक है। लेकिन आप लोग दूसरे ग्राम पंचायत में चले गए तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर पालिका या फिर नगर निगम घोषित कर दिया जाता है, उसके लिए भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, जॉब कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कोदबा जो है पहले क्या था, आप लोगों का ग्राम पंचायत था, बाद में क्या हो गया, नगर पंचायत हो गया। तो पहले जो यहाँ पे ग्राम पंचायत था, तो जिनके पास जॉब कार्ड था, जॉब कार्ड, वो क्या कर दिया गया, अब खत्म कर दिया गया। मतलब ये सभी जो है सही है, ठीक है। तो जॉब कार्डों को जो है विधिवत सत्यापन के बाद केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब ये जो 5 कंडीशन है इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल सही है ये। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ सभी मामलों में कौन तथ्यों की निष्पक्ष जांच के पश्चात ग्राम पंचायत को जॉब कार्ड रद्द करने का निर्देश दे सकता है। तो कौन निर्देश देगा ये, तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो आपका कार्यक्रम अधिकारी है, कार्यक्रम अधिकारी, यही जो है सभी मामलों में तथ्यों की क्या करेगा, निष्पक्ष जांच करेगा। उसके पश्चात जो ग्राम पंचायत है उसको जॉब कार्ड को रद्द करने का क्या कर देगा, यहाँ पे निर्देश दे देगा, ठीक है। तो कौन, तो कार्यक्रम अधिकारी, जो कि जनपद का क्या होता है, सीईओ होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, मनरेगा का स्लोगन है। तो मनरेगा का स्लोगन क्या है, इसको आप लोग याद रखेंगे। मनरेगा का स्लोगन है, हर हाथ को काम, काम का पूरा दाम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर हाथ को काम, काम का पूरा दाम, ठीक है। तो इतने में आपका पूरा जो मनरेगा है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो हमने कवर किया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपका थ्योरी भी पूरा कवर हो जाएगा और एमसीक्यू भी जितना यहाँ से बन सकता था हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।